हेलो। तो आज हम कंप्लीट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा कि सिलेबस में दे रखा है डाइजेशन, तो उसके अंदर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ना हमें, और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और विटामिन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारे पढ़ना है हमें, है ना। तो इनका डाइजेशन कैसे होता है, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह, ये भी पढ़ना है ना। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं यूज में, वो देखना है ना। ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो हम पहले देखते हैं डाइजेशन है क्या। डाइजेशन यानी पाचन, जो हमारा भोजन पचता है वह कैसी प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसी है, वह है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल यानी कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिक्स है, कुछ वर्किंग है एक प्रकार से, और बायोकेमिकल यानी कुछ केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं, बायोलॉजिकल केमिकल हैं, है ना। वो क्या है, उसको और सिंपल एब्जॉर्बेबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। अब देखते हैं, जैसे फूड है, फूड क्या कॉम्प्लेक्स फूड है, उसका मैस्टिकेशन होता है कि उसके अंदर, माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर जब हम उसे चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, तो क्या बनता है, बोलस बनता है। जो हम माउथ के अंदर जब भोजन चबाते हैं तो उसकी जो लुगदी टाइप जो बन जाती है उसे बोलस बोलते हैं। फिर वह बोलस कहाँ जाता है, स्टोमक के अंदर जाता है। स्टोमक के अंदर क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, चर्निंग होती है। चर्निंग मतलब एक प्रकार से वह घूमता है खूब अच्छे से, जैसे मिक्सर में कुछ घूमता है ना, ऐसे। तो उसे चर्निंग बोलते हैं। वो किस में होती है, स्टोमक के अंदर होती है चर्निंग। स्टोमक के अंदर होती है, फूड की चर्निंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो फूड होता है, चर्निंग के बाद जो बनता है उसे कायम कायम बोलते हैं, कायम, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, अभी ये कॉम्प्लेक्स, ये बस इसकी फॉर्म चेंज हुई है, मतलब छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में टूटा है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल फूड में, विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल्स। तो मैकेनिकल जो प्रोसेस है डाइजेशन के अंदर, वो तो ये हो गई, बोलस बना दिया, कायम बना दिया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल होते हैं, है ना। एंजाइम्स वो क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड के अंदर, है ना, अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये है वो फूड सिंपल, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो हाइड्रोलेज है, यानी कि वाटर से बने हुए हैं। तो इसमें क्या है, फूड के जो डाइजेशन में है ना, वाटर बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट प्ले करता है ना, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है इन डाइजेशन। वाटर प्ले इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ये जो प्रोसेस है ये है डाइजेशन, ठीक है। ये समझे ना आप, डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है। एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड और दूसरा है एलिमेंट्री कैनाल। एसोसिएटेड जो ग्लैंड है वो कौन कौन सी हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैनक्रियास है, लिवर है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ठीक है। तो ये ग्लैंड क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इनको मिलाकर और एलिमेंट्री कैनाल को मिलाकर पूरा सिस्टम बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक का जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 6 to 9 मीटर की होती है, उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसकी जो 3 पार्ट हैं, क्या, फोरगट है, मिडगट और हैंडगट। फोरगट यानी आगे वाला हिस्सा, मिडगट यानी बीच वाला हिस्सा उस एलिमेंट्री कैनाल का, और हैंडगट यानी कि लास्ट वाला हिस्सा जो है ना। अब जो फोरगट है उसका ओरिजिन किससे हुआ है, एक्टोडर्म से, तो ये एक्टोडर्मल है। और मिडगट का एंडोडर्म से हुआ है, और हैंडगट का एक्टोडर्म से हुआ है। तो फोरगट और हैंडगट का तो एक्टोडर्म से हुआ, और मिडगट का जो ओरिजिन है वह एंडोडर्मल ही है, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा ये सुन लीजिए, आगे डायग्राम से हम समझेंगे भी, ठीक है। थोड़ा सा सुनिए, ठीक है। यहाँ ये इसकी जस्ट पूरी जो चैप्टर है ये बेसिक है इसका, कि हम कैसे क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो फोरगट जो है वह माउथ है हमारा, ठीक है। माउथ के अंदर हम पढ़ेंगे बकल कैविटी, टीथ, टंग वगैरह, है ना, वो पढ़ेंगे, ठीक है। मिडगट एंडोडर्मल है, जिसका ओरिजिन वो ईसोफेगस टू रेक्टम है। ईसोफेगस माउथ से नीचे, फेरिंग से नीचे जो स्ट्रक्चर है, जो केवल क्या काम करता है, डिग्लूटेशन ऑफ द फूड का जो है निगलने का काम करता है ना। वो ईसोफेगस टू, है ना, रेक्टम तक की जो स्ट्रक्चर है वह मिडगट है, और हैंडगट जो है वह एनस जो है वह हैंडगट है, ठीक है। तो बकल कैविटी क्या है, माउथ के अंदर है। माउथ के अंदर क्या है, स्पेस इनसाइड माउथ। बकल कैविटी क्या है, जो माउथ के अंदर जो स्पेस है जो भी है उसे बकल कैविटी कहते हैं। वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल ये जो टर्म है ये कहाँ यूज ली जाती है, वेस्टिब्यूल वह स्पेस है बिटवीन टीथ एंड चीक, हमारे जो दांत और हमारे जो गालों के बीच का जो स्पेस है। आप उंगली देखो, दांत बंद करो और उंगली घुसाओ अपने मुंह के अंदर, उंगली डालेंगे ना तो
दांतों के ऊपर जाएगी ना, तो वो जो स्पेस है वो क्या वेस्टिब्यूल है। नेजल चैम्बर एंड बकल कैविटी आर सेपरेटेड बाय पैलेट। पैलेट क्या है, जो तालू होता है हमारा, उससे क्या है, नेजल चैम्बर अलग हो जाता है ऊपर की साइड। तो जो हमारा हार्ड पैलेट है, मतलब जैसे हमारे आगे वाले ऊपर वाले दांत है ना, उसके थोड़े से आगे जाकर के जो हार्ड थोड़ा सा हार्ड पैलेट है, फिर सॉफ्ट पैलेट है, फिर हम मुंह को ज़्यादा खोलते हैं तो नीचे पीछे की साइड एक ऐसी लटकी हुई स्ट्रक्चर दिखती है जिसे हम उबूला बोलते हैं। ठीक है, ये इस पैलेट के कारण ही हमारे ऊपर का जो हिस्सा है, नेजल चैम्बर है, नाक का जो हिस्सा है, वो सेपरेट रहता है, समझे। जैसे ये नोज़, जैसे ये नोज है, ठीक है, और ये क्या हमारा, ये मुंह है। तो यहाँ पर जो पैलेट है, देखो ये नाक और ये क्या बकल कैविटी, ये लिप है ना, तो ये वाला हिस्सा और ये नेजल चैम्बर दोनों किसके कारण अलग हैं, पैलेट के कारण। देखो जैसे ये नेजल चैम्बर है और ये एक मिनट, जैसे ये तो जो है ये तो बकल कैविटी है और ये नेजल चैम्बर है, तो जिससे अलग है ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या पैलेट है। ठीक है, आगे हम दूसरे डायग्राम में समझेंगे जो मेरा खुद का ये एआई का है। इन ह्यूमन हार्ड पैलेट इज फॉर्म ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स। तो जो ह्यूमंस के अंदर जो पैलेट बना हुआ होता है वो किससे बना होता है, ये बात याद रखनी है आपको, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बॉन्ड से बना हुआ होता है। तो देखो देख लेते हैं आगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक सेकेंड ये क्लियर में आएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा होगा, है ना। तो जैसे ये जो है ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है, ये नॉस्ट्रल्स हैं यहाँ, ठीक है। इसके नीचे जो है, ये लिप के नीचे ये जो स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ से और यहाँ तक ये जो स्पेस है, ये जो है ये क्या बकल कैविटी है। अब बकल कैविटी और ये जो नोज़ है, नोज़ की जो अंदर की ये कैविटी, ये किससे अलग है बताओ। ये देखो ब्लू कलर का ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या पैलेट है, आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट, पीछे का सॉफ्ट पैलेट, और लास्ट में ये स्ट्रक्चर लटक रही है जिसे हम मुंह खोल करके देखते हैं, वो क्या है, उबूला है या फिर बेलम पैलेटाई है। ठीक है, तो पैलेट जो है अलग अलग करके रखता है। ये माउथ है ना, माउथ के अंदर टीथ भी है, ये टीथ है यहाँ, ये टीथ है, और ये क्या है, टंग है, ये टंग है। ठीक है, तो माउथ के अंदर टीथ है, टंग है। ठीक है, नेजल चैम्बर है जो अलग रहता है पैलेट के द्वारा, इंटरनल नॉस्ट्रल है ना, अंदर की साइड, ये तो बाहर से जा रहे हैं, सांस लेते हैं, और कई बार हम मुंह से सांस लेते हैं ना, तो यहाँ से ये इंटरनल नॉस्ट्रल है, इसके बाद से ऐसे जाती है हवा। ठीक है, ये जो उबूला है, उबूला के नीचे से ऐसे, यहाँ इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं। ठीक है, अंदर के नॉस्ट्रल्स, आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट है, उससे पीछे सॉफ्ट पैलेट है, और सबसे पीछे उबूला है जो एक स्ट्रक्चर लटकी हुई है ना, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर छोटी सी, उसे उबूला बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे फिर आते हैं, तो उसके नीचे हमारे दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक के अंदर तो क्या एयर जाती है, जैसे ट्रैकिया है, दूसरी है जिसके अंदर भोजन जाता है, जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रैकिया है उसके ऊपर, इस ट्रैकिया के ऊपर का जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे क्या बोलते हैं, ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होती है, ताकि इसमें जैसे भोजन जाए तो ये नीचे की ओर हो जाए, ऐसे इसको ढक लेता है, भोजन इसमें नहीं जाता है, जो फूड है वो ईसोफेगस के अंदर जाता है। तो इसके जो ऊपर की जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, मुंह के अंदर, और जो ईसोफेगस का जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं, है ना। तो ग्लोटिस और गुलेट में अंतर समझा। ग्लोटिस तो क्या है, ट्रैकिया का ऊपरी हिस्सा है, और एपिग्लोटिस क्या है, एक स्ट्रक्चर है ना, लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर है, ये लिड लग जाता है, ढक्कन लग जाता है, तो ये किसके ऊपर है, ग्लोटिस के ऊपर, तो इसलिए एपिग्लोटिस। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ का जो एरिया है ना, उसे फेरिंग्स बोलते हैं। ईसोफेगस के जस्ट ऊपर वाला जो है फेरिंग्स, ये निगलने में हेल्प करता है भोजन को। यहाँ से भोजन आया, ये ढक्कन लग जाएगा, भोजन आएगा तो, क्योंकि इसमें केवल एयर जा सकती है। ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये बेंड पाइप है, और ये फूड पाइप है ईसोफेगस को। तो नेजल चैम्बर एंड बकल कैविटी आर सेपरेटेड बाय पैलेट। ठीक है, द ह्यूमन हार्ड पैलेट इज फॉर्म ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बकल कैविटी के बारे में। वेस्टिब्यूल क्या है, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक्स, टीथ और चीक्स के बीच का जो स्पेस है उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम पढ़ क्या रहे हैं कैसे। तो हमने पहले तो माउथ लेनी है, यानी कि फोरगट है ना, जो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। अब आते हैं ह्यूमन टीथ के ऊपर, जो ह्यूमन के अंदर जो टीथ हैं। टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ह्यूमंस के अंदर। 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन, है ना, प्रेजेंट इन ह्यूमन, है ना, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं। एनेमल ऑफ टीथ इज सिक्रेटेड बाई एमिलोब्लास्ट। जो एनेमल होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या है, एनेमल है। और एनेमल कौन सीक्रेट करता है, एमिलोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो सीक्रेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ चीक टीथ इन ह्यूमन 20 है। चीक जो है, गालों के नीचे वाले जो टीथ हैं वो 20 नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, एनेमल वाला, है ना। तो 4 टाइप के टीथ मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर। एक होता है थिकोडोंट, दूसरा ब्यूनोडोंट, डाइफो, 3 टाइप के हैं, ना कि 4 टाइप्स, है ना। तीसरा है डाइफेनोडोंट, ये 4 टाइप नहीं है, 3 टाइप है ना। एक सेकेंड, हाँ 4 टाइप के। एक है हेटेरोडोंट, सॉरी, है ना, 4 टाइप के हैं, आगे लिखा हुआ एक, है ना। तो चौथा क्या जो टाइप है वो क्या है, हेटेरोडोंट, है ना। चौथा क्या है, हेटेरोडोंट, ठीक है। तो थिकोडोंट क्या, जो टीथ है प्रेजेंट है इन सॉकेट, जो सॉकेट के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। थीको मतलब धसे हुए एक प्रकार से। तो ये जो ऐसे टीथ हैं, तो हमारे अंदर तो थीकोडोंट है। ये सारे के सारे जो हैं, जबड़ा है ना, गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनके अंदर ये धसे हुए हैं टीथ, ठीक है। तो थीकोडोंट है, ठीक है। ब्यूनोडोंट है, ब्यूनोडोंट मतलब स्मॉल कस्प प्रेजेंट होता है, कस्प, ये जो है ऐसे धोके हुए हैं, ये छोटे छोटे कस्प हैं इसमें, ये 2 पार्ट में है ना। दांतों को देखना, कस्प होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं दांत, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या, कस्प है। तो कस्प प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें क्या ब्यूनोडोंट बोलते हैं। कई जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कस्प नहीं होते। ये जो ऐसे ऐसे जो लिखा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, ठीक है। और एक होता है डाइफोडोंट, है ना। डाइफोडोंट क्या है, डाइफोडोंट जो है 2 सेट ऑफ टीथ, है ना। लैब के अंदर 2 सेट आते हैं टीथ के, है ना। पहला होता है प्री डेंटिशन, बोल सकते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। ये सारे एग्जांपल याद रखने, मिल्क टीथ को ही डेसिडुअस टीथ बोलते हैं और टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, ये स्टार्टिंग में जो आने वाले टीथ हैं, ये कितने होते हैं, 20 होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ डेंटिशन, है ना। और ये दोनों डेंटिशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्री डेंटिशन एंड सेकेंडरी डेंटिशन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन और मोलर होते हैं। प्री मोलर एब्सेंट रहते हैं। एब्सेंट कौन कौन से रहते हैं, किसके अंदर, मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ के अंदर प्री मोलर एंड थर्ड मोलर जो है एब्सेंट रहते हैं। इंसीजन जो है वो 8 हैं, कैनाइन कितने हैं, 4 हैं, और मोलर क्या है, फर्स्ट और सेकंड मोलर हैं, यानी कि 8 हैं टोटल, ठीक है। तो ये कितने हो गई, टोटल 20 हो गए, है ना। टोटल काउंट किया गया यहाँ, है ना। बेसम टीथ फॉर्मूले के अनुसार अगर काउंट करें तो हाफ लेते हैं, ऐसे हाफ अपर जॉ लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं, हाफ जैसे ये जो है हमारा जबड़ा है आगे का, इसका 2 हिस्सा कर दिया, और एक नीचे वाला जबड़ा है ना। तो हम केवल ऊपर वाले जबड़े को हाफ, नीचे वाले जबड़े को हाफ, इनको काउंट करते हैं और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जितने इधर की साइड है उतने इधर के साइड होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से डेंटल फार्मूला बना है, ठीक है। तो आप ये समझे, इंसीजर क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर, मोलर, ये आगे आगे आएगा, रोको अभी, है ना। तो सेकेंडरी डेंटिशन क्या है, जो एडल्ट टीथ होते हैं ये टूट जाते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ये फिर दोबारा आते हैं। तो ये जो प्री डेंटिशन है ये दोबारा आते हैं, है ना। और साथ में और आते हैं सेकेंडरी डेंटिशन के अंदर परमानेंट टीथ और आते हैं। तो इनको मिलाकर टोटल 32 हो जाते हैं। अब ये डाइफोडोंट क्यों है, ये वाले जो हैं ये डाइफोडोंट क्यों, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं। और मोनोफाइडोंट कितने हैं, जो केवल 1 बार ही आएंगे लाइफ में, वो 12 हैं। ये 20 तो देखो दोबारा आ गए, उग गए दोबारा, इंसीजर, कैनाइन और मोलर, है ना। लेकिन 12 जो हैं, जो प्रीमोलर
8 जो दांत हैं प्रीमोलर वो तो नए आए हैं, लेकिन वो एक ही बार आएंगे लाइफ में। और दूसरा जो थर्ड मोलर है, जैसे विजडम टीथ भी बोलते हैं, वो कितने हैं? 4 हैं। तो 12 जो हैं, ये जो 12 टीथ हैं ये कितने, ये क्या मोनोफाइडोंट है, यानी कि एक बार ही आएंगे लाइफ के अंदर। तो ये बात आप समझ में आ गई होगी, है ना। तो जैसे ये हमारा अपर जो है, ये नीचे वाला लोअर जो है, तो अपर जो का हाफ जो हिस्सा है उसमें क्या इंसीजन जो कितने, वो 2 हैं इंसीजर, और कैनाइन कितने हैं? 2, 1 है, प्रीमोलर 2 हैं, और मोलर कितने? 3 है। तो देखो 2 1 2 3 ये ऊपर है हाफ अपर जो, और नीचे वाले जो में 2 1 2 3 इतने उसमें होंगे, ठीक है। फिर साइड वाले इस वाले हिस्से में भी इतने होंगे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ही इस वाले हिस्से में होंगे, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितने हैं? 2 और 1 3 और 3 6 2 8, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, नीचे भी कितना हो जाएंगे? 16, ठीक है। समझे बात को, है ना। ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं एडल्ट के अंदर, जिससे सेकेंडरी डेंटिशन या एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा कन्फ्यूजन का भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, याद तो करनी पड़ती हैं चीज़ें। हेटेरोडोंट यानी कि अलग अलग टाइप के होते हैं। हेटेरोडोंट यानी कि टीथ जो है हमारे सिमिलर नहीं है, सारे के सारे सब अलग अलग हैं, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसलिए ये क्या है? हेटेरोडोंट टीथ बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। इंसीजर जो है वो क्या काम करता है? कटिंग का काम करता है। और कैनाइन जो है वो क्या काम करते हैं? टीयरिंग का, चीड़ फाड़ का काम करते हैं, है ना, फाड़ देते हैं किसी भी चीज़ को। तो अपर जॉ के अंदर जो है और लोअर जॉ के अंदर जो है ये इंसीजर और कैनाइन होते हैं, इनके अंदर केवल एक ही रूट होती है, ठीक है। देखो ये एक रूट दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है? इंसीजर और कैनाइन के अंदर एक ही क्या होती है? रूट होती है। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, जो क्या करते हैं? ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं किसी भी चीज़ को, है ना। तो अपर जॉ के अंदर जो प्रीमोलर हैं उनके अंदर क्या है? 2 रूट मिलती है, ये 2 रूट वाला दांत मिलता है अपर जॉ वाले जो प्रीमोलर हैं, और लोअर जॉ वाले जो प्रीमोलर हैं उनके अंदर एक ही रूट मिलती है। ऐसे ही मोलर के अंदर क्या है? अपर जॉ वाले जो मोलर हैं उनके अंदर 3 रूट मिलती है, और लोअर जॉ वाले के अंदर 2 रूट मिलती है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फॉर्मूला, यानी कि जो अपर और लोअर जॉ का जो हाफ हिस्सा है उसे हम काउंट करते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? डेंटल फार्मूला बनाते हैं। तो डेंटल फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो ऊपर का जो है उसके आधे हिस्से में जो टीथ हैं वो, अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जो, और लोअर हाफ जो है जो उसके अंदर कितने टीथ हैं, ठीक है। ये क्या है? डेंटल फार्मूला है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर अपॉन मोलर अपॉन ये ऊपर के जो में, ये नीचे के जो के अंदर कितने कितने होते हैं? 2 1 2 3 होते हैं, नीचे भी 2 1 2 3 होते हैं। और फिर साइड वाला जो इधर का जो हिस्सा बचा रह गया, इसके हमने काउंट कर ली, तो इधर के में भी सेम होंगे ना, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ठीक है। तो 2 1 2 3 याद रखना आप, ठीक है। डेंटल फार्मूला में यानी इंसीजर के कितने हैं? अपर जॉ में, हाफ अपर जॉ में 2 है इंसीजर, जैसे ये है, तो यहाँ आप हाफ अपर जॉ में 2, तो क्या हुए? इंसीजर हो गए, है ना। और कैनाइन कितना हो गया? 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गए और 1 मोलर हो गया। तो ये ऐसे हैं हाफ के अंदर, ये मोलर हैं। ऐसे फिर नीचे होंगे ये सेम, है ना, ऐसे ही फिर इधर की साइड होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, समझे आप बात को। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोगुने में आ जाएगा, क्योंकि हाफ का काउंट किया ना हमने, ये ठीक है। डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट के लिए क्या है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 है। डेंटल फार्मूला फॉर मिल्क टीथ में प्रीमोलर एब्सेंट रहते हैं, और मोलर क्या है? 2 ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड मोलर, थर्ड मोलर नहीं होता। तो इंसीजर कितने हैं? 2 हैं, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर एब्सेंट है तो 0 है, मोलर कितने? 2 हैं तो 2। अब हाफ अपर जॉ की तो बात कर रहे हैं, तो 2 1 0 2 2 1 0 2 ये किसके अंदर होता है? मिल्क टीथ के अंदर, है ना। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से दोगुने में तो 20, यानी टोटल निकालते हैं तो 20 क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफाइडोन टीथ, यानी कि एक बार जो आते हैं तो एक बार में ही आते पूरी लाइफ टाइम में। एक तो प्रीमोलर आता है और थर्ड मोलर आता है। तो प्रीमोलर तो 0 0 इंसीजर कैनाइन ये तो 2 बार आ गए। मोनोफाइडोन की बात कर रहे हैं तो प्रीमोलर 2 और 1 मोलर आता है, तो टोटल कितने होते हैं?
12 है ना। डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड के लगभग जो है उनका डेंटल फार्मूला क्या होता है, क्योंकि जो थर्ड मोलर है वो बाद में आता है, 18 ईयर पर आता है, किसी में 18 किसी 90, तो 16 ईयर का अगर पूछे उससे कम पर पूछे तो कितना होता है 2122, क्योंकि यहाँ थर्ड मोलर नहीं है इसलिए 28 होते हैं। तो बात समझे आप, ठीक है। टीथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम टंग पर, जीभ पर। तो टंग इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्केलेटल मसल्स ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। तो ये जो अपनी जीभ को ऊपर करके देखेंगे ना तो उसमें से एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, फिलामेंट्स लाइक फिलामेंट सा होता है एक, है ना, जिससे क्या लोअर जो कैविटी है उससे अटैच रहती है हमारी टंग, उसे हम फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलाई, है ना, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड। तो जो हमारी जीभ होती है, जीभ की जो अपर सरफेस होती है उस पर क्या ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, छोटे छोटे दाने से दिखेंगे आपको, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? पेपिलाई बोलते हैं। और उन पेपिलाई के अंदर, कुछ पेपिलाई के अंदर क्या है, हमें टेस्ट बड देखने को मिलती हैं जिनसे हमें टेस्ट मिलता है। ऑन एन एवरेज ह्यूमन टंग अबाउट 2000 to 8000 टेस्ट बड होते हैं, ठीक है ना। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ दीज आर एस्टिमेटेड टू बी 10 days। तो ये क्या है, इनका जो है जो टेस्ट बड है 10 दिन का इनका लाइफ स्पान होता है, इनका जीवन काल 10 दिन का ही होता है। 10 दिन के बाद ये मर जाती हैं, फिर नहीं आ जाती। इसलिए अगर आपकी जीभ में कभी चोट हो जाती तो वह ऑटोमेटिकली कम से कम 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन में सही हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है, अच्छे से सही हो जाती है। तो पेपिलाई जो है उनके नीचे क्या है? टेस्ट बड होती है। कुछ पेपिलाई के अंदर ये एपिथेलियम और टंग है जिसमें क्या है? टेस्ट बड है। और इन टेस्ट बड से जो सिग्नल है लेकर के जाती हैं, है ना, सेंसरी जो नर्व है वो कौन सी है? क्रेनियल नर्व है, जो ब्रेन को बताती है अच्छा ऐसा टेस्ट है। तो कौन सी नर्व लेकर के जाती है? क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व से भी टाइप हैं, वो हम सारा जो है नर्वस सिस्टम में पूरा देखेंगे। तो टंग आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, पेपिलाई समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं टंग में आगे क्या है। ये जैसे टंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पेपिलाई जो होती हैं वो क्या है? सर्कमबैलेट पेपिला होता है, दूसरा फंजीफॉर्म पेपिला होता है, तीसरा फिलीफॉर्म पेपिला होता है। तो सर्कमबैलेट जो पेपिला होता है, जो हमारी जीभ का जो लोअर एंड है उस पे ऐसे बी शेप के अंदर ऐसे बहुत सारे अटैच होते हैं, ऐसे बी शेप में, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है बी शेप में अटैच है, लॉन्गेस्ट है, बड़े बड़े होते हैं, देखो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना ये पेपिला, और इन्वर्टेड बी शेप में होते हैं ऐसे। मिनिमम नंबर ऑफ कितना होता है? 8 to 12 होते हैं ये जो पेपिला होते हैं, सर्कमबैलेट पेपिला होते हैं। ये कितने होते हैं? 8 से 12 पेपिला होते हैं यहाँ पर पीछे की साइड। और इनके अंदर ये जो पेपिला है ये मैक्सिमम टेस्ट बड बियर करते हैं। यहाँ पर टेस्ट बड क्या है? एक ही पेपिला के अंदर काफ़ी सारी टेस्ट बड होती हैं, तो लगभग 100 से 300 टेस्ट बड बियर करता है ये, है ना, पेपिला, ये सर्कमबैलेट पेपिला, समझे। तो यहाँ पर जो है टेस्ट आना सबसे ज़्यादा। उसके नीचे क्या है? ये टॉन्सिल से जो लिम्फोइड टिश्यू है एक प्रकार से, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है? फंजीफॉर्म पेपिला है। ये रेड पिंक डॉट होते हैं, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द टंग की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ टंग। तो ये लेटरल साइड है, यहाँ पर ये जो है ये क्या है? ये जो है ये क्या है? पिंक कलर के हैं, और ये क्या है? लेटरल साइड में प्रेजेंट है। क्या है? ये फंजीफॉर्म पेपिला है, ठीक है। दूसरा फ्यूजीफॉर्म पेपिला, ये क्या है? स्मॉल होते हैं लेकिन मैक्सिमम होते हैं नंबर में ये पेपिला, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन एंटायर सरफेस ऑफ द टंग, वाइट कलर के होते हैं। टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं इन पेपिला के अंदर। किन पेपिला के अंदर? ये जो होते हैं ये बीच बीच में होते हैं, यहाँ होते हैं ऐसे। ये वाइट जो टंग दिखती है ना आपकी, इसी हिस्से में दिखेगी, इसी हिस्से में दिखेगी, देखो इसमें। आगे तो बिल्कुल रेड पिंक दिखेगी, आगे का हिस्सा तो, है ना, वह फ्यूजीफॉर्म पेपिला है ना, ठीक है। टेस्ट बड जो है मैक्सिमम कहाँ पर मिलती हैं? ये सर्कमबैलेट में। और यहाँ पर फंजीफॉर्म टेस्ट बड जो कम मिलती हैं, बहुत कम मिलती है ना। और टेस्ट बड एब्सेंट ही होती है किसमें? फिलीफॉर्म में। तो आप समझे, ये जो है ये फिलीफॉर्म है, स्मॉल है, मैक्सिमम होती है नंबर में, प्रेजेंट इन एंटायर सरफेस ऑफ द टंग, वाइट कलर की होती हैं। अब आते हैं हम फेरिंग्स, है ना। जैसा कि हमने देखा फेरिंग्स क्या? स्केलेटल मसल्स का बना होता है फेरिंग्स। इट इज़ अ कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड। कॉमन पासेज है, एयर भी जाएगी इसके अंदर, फूड भी जाएगा, है ना। डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। एक तो होता है नेजोफेरिंग्स,
जो नेजल चैम्बर के जस्ट नीचे होता है, जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके नीचे होता है। इंटरनल नॉस्ट्रल देखे ना हमने आगे डायग्राम में, उनके नीचे होता है, तो नेजोफेरेंक्स। दूसरा तो ओरोफेरेंक्स, यानी जिसमें एयर और फूड दोनों होता है। तीसरा होता है लैरिंगोफेरेंस। लैरिंगोफेरेंस के अंदर क्या होता है, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस होता है ना, एयर और फूड के लिए अलग अलग, है ना। एपिग्लोटिस और गलेट होता है ना, गलेट होता है ना। तो एपिग्लोटिस तो क्या है, एयर के लिए है, एयर को ही जाने देता है, फूड को नहीं जाने देता। ये लैरिंगोफेरेंक्स का टाइप है। 3 टाइप होते हैं मेनली, आपको याद रखना है। जो फेरेंक्स जो है फंक्शन क्या है, डिग्लूटेशन है, स्वेलिंग ऑफ फूड, फूड को सोलो करता है यानी निगलने का काम करता है फेरेंक्स, और कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड का, ठीक है। नेक्स्ट होता है उसके फेरेंक्स के नीचे जो स्ट्रक्चर है वह है ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं, जिसकी लेंथ 22 to 25 सेंटीमीटर होती है। ये लेंथ आपको याद रखनी है ईसोफेगस की। और इसका जो ईसोफेगस है, इसका जो देखो ये फूड पाइप है, ईसोफेगस है ना। इसका जो सुपीरियर ऊपर का जो पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है, 1/3 पार्ट है, वह किसका बना होता है, स्केलेटल मसल्स का। और नीचे का 2/3 पार्ट है, ज़्यादा वाला थोड़ा सा जो पार्ट है ऊपर का, ये क्या है, स्केलेटल मसल्स का। और बाकी का जो 2/3 पार्ट है वह क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, है ना, ताकि इसमें मूवमेंट हो सके, कोई भोजन वगैरह वो अटक जाए तो नीचे ये ले लेता है ना। इन ईसोफेगस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत आर एब्सेंट। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता, केवल निगलने का काम करता है। इन अपर ईसोफेगस सिरोसा इज एब्सेंट। जो स्केलेटल मसल्स वाला जो हिस्सा है अपर जो ईसोफेगस है उसमें सिरोसा होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। बट टूनिका एडवेंटिशिया इज प्रेजेंट, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, सिरोसा नहीं होती, ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है विद फाइबर के साथ, है ना। फिर उसके नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे जो है हमारा क्या आता है, स्टोमक आता है। स्टोमक के अंदर तो सिरोसा प्रेजेंट होती है, और ठीक है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसके अंदर जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर सिरोसा प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो ईसोफेगस उसके अंदर टूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है, सिरोसा एब्सेंट होती है अपर ईसोफेगस में। लोअर ईसोफेगस में तो सिरोसा प्रेजेंट होती है, ठीक है। ठीक है, बस समझे आप, यानी साफ लिखा हुआ है ना यहाँ। इसमें समझने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है, जो याद करने वाली है, ठीक है। स्टोमक के अंदर स्टोमक पर आते हैं हम। ईसोफेगस है, ईसोफेगस से नीचे क्या है, भोजन किस में ओपन हो रहा है, स्टोमक के अंदर हो रहा है। स्टोमक क्या है, एक मस्कुलर जे शेप्ड स्टोर्ड फूड 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक इसके अंदर भोजन जो है स्टोर रहता है ना। 5 घंटे के बाद जनरली हमें भूख लगने लग जाती है। इट इज़ लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज़ 4 मेजर पार्ट। जो अपर लेफ्ट जो पोर्शन है पेट का, जो हमारा हृदय है, दिल है, उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, हम रिब्स से नीचे आएंगे तो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, लेफ्ट पोर्शन है एब्डोमन का, पेट का, उसके अंदर जो कैविटी, उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो लेफ्ट हिस्सा है वो क्या है, वहाँ पर क्या है, हमारा स्टोमक रहता है। उसके अंदर क्या है, 4 पार्ट है स्टोमक के, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक है, ये कार्डियक पार्ट है, ये ऊपर वाला फंडस है, और ये पूरी इसकी बॉडी है, और ये पाइलोरस है, ठीक है। तो देखते हैं बारी बारी से। स्पिनेक्टर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये पार्ट है, पार्ट के नाम याद रखना। कार्डियक क्यों नाम रखा, क्योंकि ये हार्ट के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए कार्डियक, है ना, कार्डिया नाम है। ये फंडस है ना, यहाँ भोजन पहुँचता है पहले फंडस, ऐसे भोजन आता है, ठीक है। फिर ये बॉडी है, बॉडी के अंदर भोजन स्टोर रहता है, ठीक है। फिर ये पाइलोरस है। तो स्पिनेक्टर जो है क्या है, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्पिनेक्टर या कार्डियक स्पिनेक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ कार्डियक स्पिनेक्टर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ होते हैं कार्डियक स्पिनेक्टर। जो क्या है, ऊपर से जो भोजन आ गया वो उसको तो अंदर आने देते हैं, ऐसे रहते हैं, बाल लाइक होते हैं, है ना, जैसे भोजन यहाँ से अंदर आ जाएगा। लेकिन बाहर जाने के लिए देखो, ये बाहर नहीं जाने देगा ना, एक प्रकार से लॉकिंग सिस्टम है ना। बाहर जाएगी कोई चीज़ तो ये ऐसे हो जाएंगे ना, ये, ठीक है, समझे, ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसे, समझे, ठीक है। तो ये कार्डियक स्पिनेक्टर प्रेजेंट होता है। पाइलोरिक स्पिनेक्टर कहाँ, पाइलोरस के यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये किसके बीच में, ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में। तो भोजन यहाँ से ड्यूडेनम में जाएगा, ड्यूडेनम से वापस नहीं आएगा स्टोमक के अंदर, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट होते हैं। और चर्निंग मूवमेंट के बाद यहाँ जो फूड बनता है, भोजन जो है, भोजन की जो शेप वगैरह बनती है उसे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, काइम। हेयर फूड कॉल्ड काइम, है ना, ठीक है, ये बात याद रखना, काइम। गैस्ट्रिक रूजेज होते हैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, रूजेज, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, रूजेज होते हैं।
है ना, ये स्टोमक हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आगे इनका फंक्शन वो देखेंगे, टीएस वगैरह। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 6 मीटर की होती है लेंथ में, एक्सटेंडेड फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू इलियोसिकल वाल्व। तो ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में जो वॉल्व है वह पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो स्फिंक्टर है वह पाइलोरिक स्फिंक्टर है। और वहाँ से लेकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो कहाँ तक फैलती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम है, इनके बीच में जो स्फिंक्टर है उसे इलियोसिकल वॉल बोलते हैं। वहाँ तक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो रीजन देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। सबसे छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम 0.25 मीटर की है, ये सी शेप होती है। हेपेटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि हेपेटिक जो बाइल जूस लेकर के आती है और पैनक्रियाटिक यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस लेकर के आती हैं, जो डक्ट हैं वो इसके अंदर खुलती हैं, किसके अंदर ओपन होती है, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, किसमें, इन सब म्यूकोसा ड्यूडेनम के सब, जो जैसे अभी देखेंगे हम, जैसे म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सिरोसा, ऐसी कवरिंग होती है इनकी, है ना। तो सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपको ये बस याद रखना। अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि क्या क्या है हमारे सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जेजुनम है, उसके बाद डेडोनम के बाद जो 2.50 मीटर की है, उसके बाद इलियम है जो 3.25 मीटर की है। तो ये याद रखना, 0.25 मीटर की क्या है, ड्यूडेनम है, 2.50 की कितना है, जेजुनम है, और 3.25 मीटर कितना है, इलियम है। इलियम इलियोसिकल वाल प्रेजेंट होता है इलियम में, बिटवीन इलियम एंड सीकम, है ना। लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, पेयर्स पैचेज हैं प्रेजेंटेड म्यूकोसा। लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फोइड ऑर्गन है। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे फैट सोल्यूबल हुआ, है ना, जो फूड है, या फिर विटामिन ए डी ई के जो विटामिन है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, लिम्फोइड वेसल्स के अंदर या लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है। लिम्फ वेसल्स होते हैं उनके अंदर उसका फ्लो होता है ना, ये फैट वगैरह है ना। फिर सब म्यूकोसा ऑफ इलियम, है ना, कहाँ पर, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में क्या मिलते हैं, पेयर्स पैचेज होते हैं। पेयर्स पैचेज क्या है, ये एक लिम्फोइड ऑर्गन का नाम है, पेयर्स पैचेज, ठीक है, समझ गए ना आप बात को। स्मॉल इंटेस्टाइन ये रही, देखो ये ड्यूडेनम है, ऐसे सी शेप है, यहाँ से यहाँ इधर ऊपर की साइड यहाँ पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज से आता है, और इधर बाइल गाल ब्लैडर होता है, जिससे बाइल डक्ट आती है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के इसमें पैनक्रियाज में ओपन होती है, ठीक है। ये ड्यूडेनम में ओपन होती है, ठीक है, पैनक्रियाज और बाइल डक्ट, है ना। तो ड्यूडेनम सी शेप है, 0.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद यहाँ से जेजुनम स्टार्ट होती है, ठीक है, ठीक है, जेजुनम 2.50 मीटर की है। फिर इलियम स्टार्ट होती है। इलियम कहाँ पर स्टार्ट होती, एंड होती है यहाँ पर, ये सीकम है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई यहाँ से, सीकम है, और ये क्या है, इलियम है। और इलियम और सीकम के बीच में जो स्फिंक्टर है उसे क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं, इलियोसिकल स्फिंक्टर बोलते हैं, है ना। अब देखो, अब आते हैं हम किस पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर। पहले ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर लार्ज पर आएंगे, ये स्ट्रक्चर भी देखेंगे, एक मिनट। प्लीका सर्कुलरिस, है ना, और फोल्ड ऑफ कैकरिंग या सर्कुलर फोल्ड। तो इसके अंदर क्या, कुछ सर्कुलर फोल्ड होते हैं ऐसे, है ना, और कुछ बिलाई होती हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से लॉन्ग फोल्ड होते हैं। देखो जैसे ये इसकी अगर अंदर की अगर टीएस करके देखें तो इसकी जो इंटरनल वॉल्व है, जो म्यूकोसा लेयर है, उसमें ऐसे लॉन्ग फोल्ड, और कुछ कैसे होते हैं ऐसे सर्कुलर फोल्ड, कुछ लॉन्ग, कुछ सर्कुलर फोल्ड जो होते हैं। सर्कुलर फोल्ड को प्लीका सर्कुलरिस बोलते हैं, और लॉन्ग जो फोल्ड है उनको बिलाई बोलते हैं, और बिलाई के ऊपर भी छोटे छोटे फोल्ड होते हैं, उन्हें माइक्रो बिलाई बोलते हैं ना। इन तीनों को मिलाकर, है ना, प्लीका सर्कुलरिस, बिलाई और माइक्रो बिलाई को मिलाकर फॉर्म बाई सिंपल कॉलमनार, ये किससे बनी होती है, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना, जो क्या बढ़ाती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लोबरकन क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं जो प्रेजेंट होती है बिटवीन बिलाई, जैसे कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो ये क्या बिलाई है, ये बिलाई है, ये दोनों, है ना, ये बिलाई है और ये भी बिलाई। इसके बीच में ये जो स्पेस है वो क्या है,
क्रिप्स ऑफ लिवर कुन्ने जिसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। समझ गए आप अपना बात, समझ गए होंगे है ना। अब आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो ये स्ट्रक्चरली 3 मेजर रीजन होती है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्लीका और बिलाई दोनों एब्सेंट होते हैं, प्लीका नहीं होती, बिलाई नहीं होती है ना। और डाइजेशन, तो प्लीका और बिलाई नहीं होगी तो माइक्रोबिलाई भी नहीं होगी और क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड भी नहीं होगी। सोचने वाली बात है, सीधी सी है। डाइजेशन ऑफ फूड आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्सेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल सम ड्रग्स टेक प्लेस, है ना। इसमें केवल वाटर मिनरल और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, यहाँ से, इस क्षेत्र से। तो इसका जो नाम है ना, ठीक 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 है। तो ये जो है यहाँ पर, ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर अटैच हो गई। तो ये क्या, इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम। और जहाँ अटैच हो रही है ये क्या है, सीकम है, सीकम। ठीक है। तो यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है ताकि भोजन उल्टा ना जाए, इसी डायरेक्शन में आए। तो उसे क्या बोलते हैं, इलियोसिकल बाल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर बोलते हैं, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। और इसके नीचे का जो हिस्सा है ये क्या है, ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड सैक। यहाँ ब्लाइंड सैक के अंदर क्या है, क्या मिलते हैं हमें, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। और ये जो है, ये थोड़ी सी ब्लाइंड सैक से आगे ये जो एक उभरी हुई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या, बर्म फॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ना। ठीक है। तो यहाँ की स्ट्रक्चर समझ गई, अब समझ गए ना। अब ये स्ट्रक्चर आगे को जाती है, आगे बढ़ती है ऊपर की साइड। तो ये ऐसे क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। ये जो हिस्सा है, ये पूरा इंटेस्टाइन का ये कोलोन है। अब कोलोन के टाइप है, जो ऊपर की ओर जा रहा है कोलोन, उसे बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। फिर जो ऐसे जा रहा है ना, जो है ट्रांसवर्सली, तो इसे ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। और जो फिर नीचे के ओर आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन बोलेंगे। फिर डिसेंडिंग कोलोन के बाद यहाँ पर ये जैसे मुड़ता है एस शेप में, उसे बोलते हैं सिग्मोइड। ऐसे मुड़ रहा है ना, ये देखो ऐसे मुड़ करके ऐसे जा रहा है, तो ये से बोलेंगे सिनुसॉइड कोलोन या फिर सिग्मोइड कोलोन, है ना। फिर उसके नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, उसे क्या बोलेंगे, रेक्टम बोलेंगे। ठीक है, ये जो है पूरा हिस्सा क्या है, रेक्टम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, भोजन स्टोर रहता है। ठीक है, ये रेक्टम है। फिर लास्ट वाला जो ये हिस्सा है, ये एनस है। और ये जो इसके अंदर की जो कैनाल है, इसे बोलेंगे एनल कैनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनल कैनाल, है ना। जो आउटर जो कैनाल के ऊपर, एनल कैनाल के ऊपर आउटर जो स्फिंक्टर होते हैं बाहर की ओर, वो वॉलंटरी स्फिंक्टर होते हैं, यानी कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और इनर जो स्फिंक्टर होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है। और ये आपने समझ ली, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है 1.5 मीटर है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और कुछ सर्कुलर मसल्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं वो 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, जैसे जिन्हें टीनिया कोलाई बोलते हैं, टीनिया कोलाई लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। इनके अंदर जो क्या करते हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं ताकि भोजन आगे जा सके। और ये जो ऐसी उभरी हुई जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, चैम्बर या फिर हॉस्ट्रा बोलते हैं, हॉस्ट्रा और चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, समझे, ये लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है, समझ गए होंगे आप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना। तो सीकम के अंदर ब्लाइंड सैक होता है, हमने देख लिया था, जिसके अंदर सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी और विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेंटेन लोकल इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, उसके कारण जो इम्यून सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, वर्मिफोर अपेंडिक्स जो है ये क्या, वेस्टिजियल लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, कोलोन क्या असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है और सिग्मोइड कोलोन होता है। चैम्बर को हॉस्ट्रा बोलते हैं। स्मूथ मसल्स होती हैं 3 लॉन्गिट्यूडनल, जिन्हें टीनिया कोलाई बोलते हैं। ठीक है, उधर लिखा हुआ टीनिया कोलाई। सर्कुलर मसल्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल 3 होती हैं। रेक्टम और एनल कैनाल, रेक्टम क्या है, फॉर स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें जो जिस फूड का डाइजेशन नहीं हुआ वो स्टोर रहता है। और एनल कैनाल के अंदर स्फिंक्टर होते हैं, आउटर स्फिंक्टर वॉलंटरी होते हैं, इनर जो स्फिंक्टर होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, अनैच्छिक रहते हैं। हीमोरॉइड क्या होता है, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, है ना। पाइल्स क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये जो हेमोरॉइड जो होते हैं, हेमोरॉइड्स मतलब जो रेक्टल वेन्स जो होते हैं एनल कैनाल के अंदर, उनके अंदर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण ब्लड आने लग जाता है, जिसे हेमोरॉइड बोलते हैं, ब्लड आना, है ना।
है, ऐसे पाइल्स हो जाता है। ठीक है, पेयर्स लेयर्स ऑफ गट देखते हैं अब, है ना। टीएस करेंगे हम गट का। ठीक है, अब गट की हमने टीएस निकाली तो उसमें क्या देखा, ऊपर ऊपर क्या सिरोसा है, उसके नीचे क्या है, ये मस्कुलरस है, ये पूरी 2 लेयर की होती है। आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और इनर जो है ये सर्कुलर मसल्स हैं। फिर क्या होती है, ये सब म्यूकोसा लेयर है, ये वाइट वाली सब म्यूकोसा। फिर उसके नीचे की जो जिसमें फोल्डिंग है वो क्या है, म्यूकोसा। ये फोल्डिंग क्या है, बिलाई वगैरह बनाती हैं। फिर फोल्डिंग के बाद जो अंदर का जो कैविटी है उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, समझे। और ये जो ल्यूमन है, इसकी जो फोल्डिंग है, इसके जो नीचे जो लेयर है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा जो लेयर है उसके अंदर क्या गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, म्यूकस निकालते हैं। ठीक है, बात समझे आप। ये यहाँ पर आए हैं ना, एक्चुअली में यहाँ पर आए थोड़े से ऊपर है, ये गॉबलेट सेल यहाँ है। ठीक है, दोनों में होती है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो मेनली म्यूकोसा जो लेयर है उसके अंदर होता है। तो समझे आप, सबसे ऊपर क्या है ना, जैसे ये कोई इंटेस्टाइन है या फिर गट है, कुछ भी, इंटेस्टाइन को हमने यहाँ से काट दिया, काट करके हमने ये देखा तो इसके ऊपर की जो लेयर है ये सिरोसा। फिर दूसरी जो है ये क्या, मस्कुलरस, यानी कि स्मूथ मसल है। इसमें आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, फिर इनर की साइड वो सर्कुलर है, फिर नीचे क्या है, सब म्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा है। ऐसे ये लेयर है। फिर अंदर की साइड क्या है, ल्यूमन है। तो समझे, सिरोसा क्या आउटर लेयर है, एल्यूलर टिश्यू या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, यानी मीजोथीलियम की। और जो मस्कुलरस है, मस्कुलर एक्सटर्ना जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है ना। उसके अंदर क्या होता है, इनर जो मसल्स होती हैं वो क्या है, सर्कुलर होती हैं, और आउटर जो होती हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। इसे याद रखने के लिए लॉकी याद रख लो। लॉकी मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ओ मतलब आउटर, लॉन्गिट्यूडनल आउटर है ना। और सी है ना, LOCI लॉकी, सर्कुलर इंटरनल है ना। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो इंटरनल होती हैं, ऐसे याद रख लो। फिर सब म्यूकोसा आता है, फिर म्यूकोसा, फिर ल्यूमन। तो समझे ये है। और जो स्टोमक की जो गट होती है, स्टोमक को अगर काट के देखें तो उसके आउटर मोस्ट में सिरोसा है। फिर मस्कुलरस है, मस्कुलरस के अंदर उसमें जो आउटर है वह लॉन्गिट्यूडनल है ना। और मिडिल जो है वह क्या, मिडिल में क्या है, एक सर्कुलर है, और एक और लेयर आ जाती है उसके अंदर, ऑब्लिगेट होती है वो, है ना। मस्कुलरस जो है स्मूथ 3 होती हैं। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा आता है, फिर म्यूकोसा आता है। ठीक है, स्टोमक के अंदर आगे हम देखेंगे, है ना। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमारी गट है, गट के अंदर जो मसल्स जो हैं, लेयर हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस, सिरोसा। ठीक है, इनके अंदर कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लेते हैं। देखते हैं। आउटर मोस्ट क्या, सिरोसा है, आउटर है आउटर लूज एल्यूलर टिश्यू का बना होता है, लूज या एल्यूलर टिश्यू का बना होता है सिरोसा। इनर जो है मीजोथीलियम होता है। तो आउटर और ये इनर किसकी, हाँ ये रहा है सिरोसा। ठीक है, तो इधर से चलते हैं म्यूकोसा से, अंदर की साइड से। तो म्यूका क्या है, इनर लेयर है, सबसे अंदर की साइड है म्यूकोसा। फिर उसके बाद ये ल्यूमन बन जाती है, ये ल्यूमन है। ल्यूमन के अंदर ये फोल्डिंग दिख रहे हैं ना, ये क्या है, बिलाई, माइक्रोबिलाई, प्लिका वगैरह है। ठीक है, तो ये क्या है, एपिथेलियम की बनी हुई होती है। लेमिना प्रोपिया है ना, लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होता है लेमिना प्रोपिया, इसके अंदर होता है म्यूकोसा के अंदर। मस्कुलरस म्यूकोसा जो होती है उसके बाद वो क्या, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, इसके अंदर होती है मस्कुलरस, यानी मस्कुलर्स होते हैं इसके अंदर। जो म्यूकोसा है 2 पार्ट में है ना। और जो लूज जो होती है, ब्लड लिम्फोइड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर, लूज एल्यूलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिन्हें हम माल्ट बोलते हैं। माल्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये बात समझ में आ रही है नहीं आपके? देखो, ये जो म्यूकोसा है, ये वाली जो लेयर है अंदर वाली, है ना, उसके अंदर क्या है, ये एपिथेलियम की है। और लेमिना प्रोपिया जो है वो क्या है, लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या है, ऐसे ये देखो, ये क्या है, माल्ट प्रेजेंट है इसके अंदर। माल्ट क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट है ना। और मस्कुलरस जो म्यूकोसा है उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, म्यूकोसा। म्यूकोसा से जैसे हम, म्यूकोसा में क्या है, देखो ये बिलाई है, ये क्रिप्स ऑफ लिवर कुन है ना, और प्लिका है, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट है म्यूकोसा के अंदर, है ना। उससे ऊपर जैसे ही जाते हैं तो वो क्या आती है, सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा है, ये वाली। तो सब म्यूकोसा के अंदर क्या है देखते हैं। सब म्यूकोसा के अंदर है लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू तो होता है, नर्व होती हैं, प्लस ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं, प्लस माल्ट यहाँ पर भी होता है ना। सब म्यूकोसा के अंदर भी माल्ट होता है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये नर्व, ये देखो, ये जो है ये क्या है, नर्व क्या है, नर्व हैं जो क्या है,
मिजनर्स प्लेक्सस है। सब म्यूकोसा के अंदर जो नर्व है उसका नाम क्या है, मिजनर्स प्लेक्सस। क्या है, मिजनर्स प्लेक्सस का है सब म्यूकोसा के अंदर, है ना, ठीक है। और लिम्फोइड ऑर्गन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड और लिम्फ के ऑर्गन भी यहाँ पर सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम करते हैं। फिर उसके ऊपर क्या होती है, मस्कुलरिस होती है। मस्कुलरिस के अंदर क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर क्या है, सर्कुलर। तो देखो ये मस्कुलरिस है, ये जा रही है, तो देखो इनर क्या है, सर्कुलर, तो ये क्या है, सर्कुलर है, देखो ये ऐसे। और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है ऐसे, है ना। तो ये क्या है, मस्कुलरिस है। तो मस्कुलरिस के जो लेयर है, जैसे जो मस्कुलरिस है, जैसे आउटर तो क्या है इसके अंदर, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और इनर क्या है, ये सर्कुलर है, ये ऐसे सर्कुलर है। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, क्या नर्व फाइबर्स हैं, नर्व है ना, जिसे क्या बोलते हैं, ऑरेबैक प्लेक्सस, ऑरवैक प्लेक्सस बोलते हैं, ऑरवैक प्लेक्सस बोलते हैं। किसके बीच में, ये मस्कुलरिस के लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स के बीच में नर्व प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है, ऑरोबैक प्लेक्सस है, ऑरोबैक प्लेक्सस। और मिजनर्स प्लेक्सस सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात समझ में आ गई। सबसे ऊपर क्या, सिरोसा है, जो हमने देख ली। सिरोसा के अंदर जो है इनर की साइड तो क्या है, मीजोथेलियम है, आउटर क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज जो एल्यूलर टिश्यू है, लूज टिश्यू या एल्यूलर टिश्यू है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई गया थोड़ी बहुत, थोड़ी देर इसे ध्यान से देखिए, है ना, पॉज करके, तब आपको, और इसको पढ़िए तब आपको शायद समझ में आ जाए। नहीं आई तो, और ये नहीं भी आई है तो देखो आगे सारा का सारा लिखा हुआ है। अब आते हैं मस्कुलर लेयर ऑफ स्टोमक। इन केस ऑफ स्टोमक एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है बिलो सर्कुलर मसल्स, है ना, हमने पहले ही बताया। तो आउटर तो लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल क्या हो गई, सर्कुलर, और इनर क्या हो गई, ऑब्लिक, है ना, ऑब्लिक हो गई, देखिए ऑब्लिक होती है। ये किसके अंदर, केवल स्टोमक के अंदर ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट होता है ना बहुत ज़्यादा, है ना। तो चर्निंग मूवमेंट के कारण जो भोजन बनता है उसे कायम बोलते हैं। जो स्टोमक के अंदर जो भोजन है, फूड कायम इन स्टोमक, है ना, फूड है, ये फूड की फॉर्म है, फूड कायम होता है। आगे लिख दिया वैसे, है ना। नर्वस रेगुलेशन ऑफ गट कैसे होता है, गट के अंदर जो सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा से, है ना, पीएनएस पर जाएगा, फिर एएनएस पर जाएगा। एएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, जब हम रेस्टिंग फेज में है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें रेस्टिंग फेज में क्या करेगा, ये जो नर्वस सिस्टम है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, जो माइंट्रिक और या फिर ऑरोबैक जो प्लेक्सस है ना, जो मस्कुलरिस जो लेयर है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, उसके बीच में जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, उनके बीच में जो नर्व है वह क्या, और ऑरवैक प्लेक्सस है, या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस भी बोल सकते हैं, है ना। तो उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा गट के अंदर, ठीक है। रेस्टिंग फेज की बात कर रहे हैं, है ना। रेस्टिंग फेज में क्या है, ये जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और किसको भेजेगा सिग्नल, मिजनर्स प्लेक्सस को, जो कहाँ पर है, सब म्यूकोसा के बीच में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, मिजनर प्लेक्सस क्या करवाता है, सीक्रेशन करवाता है गट के अंदर जो भी एंजाइम्स वगैरह है। तो समझे, रेस्टिंग फेज में ये होता है। तो रेस्टिंग फेज में इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और सीक्रेशन भी बढ़ता है। अब आ जाती है हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो सिंपैथेटिक कंडीशन क्या, इमरजेंसी, अचानक से कोई लड़ाई हो जाए, अचानक से भागना पड़ जाए, तो उस समय क्या होता है, हमारी गट के अंदर डिक्रीज हो जाता है सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें भाई एनर्जी कहीं और लगानी है, पचाने करने में नहीं लगानी है, भागने में लगानी है, कुछ और सोचने में लगानी है। तो उस समय डाइजेशन नहीं होता है भोजन का। और जो गट का रेगुलेशन में क्या होता है, गट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, क्योंकि ये क्या करता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑरोबैक प्लेक्सस है, उसके पास नेगेटिव फीडबैक देता है, उसके कारण ये क्या कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है। और यही जो है सिंपैथेटिक मिजनर्स प्लेक्सस को देता है ना, सिग्नल देता है कि सीक्रेशन ना हो, नेगेटिव फीडबैक दे देता है। तो ऐसे जो है नर्वस रेगुलेशन होता है गट के सीक्रेशन का और कॉन्ट्रैक्शन का। ये आप बात समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम ग्लैंड्स पर, जो एसोसिएटेड ग्लैंड थी हमारी। यहाँ तक जो है पूरी जो है हमारा जो है सिस्टम हमने देख लिया है, यानी कि जो गट है पूरी देख लिया हमने, फोरगट से लेकर के हिंडगट तक, और उसके जो है टीएस वगैरह निकाल के काट पीट करके हमने अंदर के स्ट्रक्चर्स, लेयरिंग वगैरह सारी हमने देख ली है, ठीक।
ठीक है। अब आते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स के ऊपर, तो ग्लैंड्स के ऊपर तो सैलिवरी ग्लैंड जो हैं ये 3 पेयर होती हैं, यानी टोटल 6 ग्लैंड होती हैं। 3 ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर नहीं होती हैं, आउटसाइड होती हैं। सीक्रेट सैलिवरी जूस इनटू बकल कैविटी में सैलिवरी जूस करते हैं। एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबमैंडिबुलर। तो पहले देखते हैं पैरोटिड। पैरोटिड कहाँ होती है, ये कान है, कान के नीचे होती है ना। लार्जेस्ट होती है पैरोटिड, लार्जेस्ट प्रेजेंट बिलो चीक या ईयर, ईयर या चीक के नीचे प्रेजेंट होती है। और इसकी जो ये डक्ट है, ये जो डक्ट से ये क्या है, बकल कैविटी के अंदर जो सीक्रेट करती है, उस डक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं। पैरोटिड की जो डक्ट है स्टेंसन्स डक्ट है, ओपन इन अपर जो अपर जो है उसके अंदर ओपन होती है क्या, स्टेंसन डक्ट। किसकी है, पैरोटिड की। ये कितना 25 to 30% ऑफ टोटल सैलाइवा, जितनी सैलाइवा निकलती है उसका 25 to 30% निकालता है क्या, पैरोटिड ग्लैंड। उसकी डक्ट क्या है, स्टेंसन। ठीक है, ये बात समझ गए आप। दूसरी है सब लिंगुअल, ये प्रेजेंट होती है, ये स्मॉलेस्ट होती है सब लिंगुअल, प्रेजेंट बिलो टंग, और इस टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। ये टंग है, टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। और इसकी जो डक्ट है उसे बोलते हैं रेविनस, डक्ट ऑफ रेविनस, है ना। ये जो रिलीज करती है 5% रिलीज करती है टोटल सैलाइवा का। तीसरी है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, ये भी 1 पेयर होती है, प्रेजेंट बिलो लोअर जॉ। तो लोअर जॉ है, नीचे का जो जबड़ा है हमारा, उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं ये भी 1 पेयर होती हैं, है ना। इसकी जो डक्ट है, डक्ट का नाम क्या है, इसकी डक्ट का नाम क्या है, बार्टसन्स डक्ट। क्या है, बार्टसन्स डक्ट है। रिलीज मैक्सिमम 70% ऑफ टोटल सैलाइवा। तो बार्टसन जो डक्ट है वह 70% निकालती है टोटल सैलाइवा का, जो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी की डक्ट है। तो ये बात समझिए, सब मैंडिबुलर जो क्या है सैलिवरी ग्लैंड है वो 70% निकालती है, पैरोटिड 25 to 30%, है ना। कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा देखते हैं। रिलीज 1.5 लीटर पर डे, पीएच कितना होता है, 6.8 pH होता है। ठीक है, 99.5% वाटर ही होता है सैलाइवा के अंदर, और 0.5% सॉल्यूट होते हैं। आयन्स होते हैं, सोडियम फॉस्फेट आयन होते हैं जैसे, है ना, और क्लोराइड आयन होते हैं। ये कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज को फैक्टर फॉर सैलाइवरी एमाइलेज। ये सैलाइवरी एमाइलेज जो होता है, सैलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं, उसके लिए क्या है, को फैक्टर की तरह वर्क करता है। ये एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एमाइलेज। और बाइकार्बोनेट फॉस्फेट भी होते हैं, ये एक्ट एज बफर की तरह एक्ट करते हैं, जो मेंटेन करते हैं क्या, पीएच को। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी होते हैं, जैसे लाइसोजाइम, है ना, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम हो गया, थियोसाइनेट हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो गया, IgA, ये भी क्या है इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, सैलाइवा के अंदर। एंजाइम कौन कौन से होते हैं सैलाइवा के अंदर, सैलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन और लिंगुअल लाइपेज होता है। और क्या होता है, सैलाइवा के अंदर म्यूकस होता है जो लुब्रिकेट करता है फूड को। कुछ अमाउंट में यूरिया भी होता है और यूरिक एसिड भी होता है सैलाइवा के अंदर। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड हमने देख लिए। ठीक है, अब आती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड फोल्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स या म्यूकोसा जो सेल्स है, म्यूकोसा के अंदर जो फोल्डिंग होती है उनसे बनती है ना। सेल्स एक्सटेंड डाउन इनटू द लेमिना प्रोपिया, और कहाँ तक जाती है, ये लेमिना प्रोपिया तक चले जाती हैं ये फोल्ड, है ना। एंड फॉर्म कॉलम्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। जैसे ये जो ल्यूमन है, म्यूकोसा के अंदर जो हैं वो, उनके अंदर ये फोल्ड हो गए, और फोल्ड कहाँ तक जा रहे हैं, लेमिना प्रोपिया तक जा रहे हैं। इनसे क्या बन गया, है ना, इनके अंदर जो कॉलम बन रहा है, इनके बीच के में अंदर जो कॉलम बन रहा है, उनमें क्या है, सिक्रेटरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, है ना। ये गैस्ट्रिक रूजेज हैं, ये फोल्डिंग को रूजेज बोलते हैं। देखो आगे देखते हैं कैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती हैं। तो देखो ये है, ये फोल्डिंग है ना, इसमें क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई डेवलप, है ना। तो कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो देख लेते हैं। जैसे पैराइटल या ऑक्जेंट्रिक सेल्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये क्या रिलीज करती हैं, पैराइटल या ऑक्जेंट्रिक सेल्स HCl रिलीज करती है, और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करती हैं। क्या पैराइटेड बोल लो या ऑक्जेंट्रिक सेल्स बोल दो, एक ही बात है ना। तो ये जो है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, CIF, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और विटामिन B12 क्या करता है,
इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर करता है, आगे देखेंगे ना। जी सेल्स जो है ना, जी सेल्स को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, ये है ना गैस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। इसी फोल्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती हैं जो कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती हैं, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, है ना। क्या जी सेल्स, जी सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। ऊपर ये जो म्यूकस नेक सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल्स हैं, ये 1 to 3 mm की होती हैं, म्यूकस सेल्स हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस। म्यूकस नेक सेल्स जो होती हैं, नेक सेल्स जो होती हैं, ये क्या रिलीज करती हैं, 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम एचसीएल एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ना, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम होते हैं और एचसीएल होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं किसको, स्टोमक को, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो स्टोमक के अंदर ही होंगे ना। चीफ सेल या जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल्स, ये क्या होती है, मैक्सिमम होते हैं इन नंबर में। ये चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स क्या रिलीज करती है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिन्हें हम जाइमोजन बोलते हैं। तो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन बोलते हैं। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन का क्या है, ये जाइमोजन्स हैं। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन ये इनएक्टिव है। पेप्सिनोजन एचसीएल की हेल्प से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोरेनिन रेनिन में। और गैस्ट्रिक लाइपेज ये क्या है, एंजाइम्स हैं। ये चीफ सेल जाइमोजन सेल से निकालती हैं, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ विटामिन B12, है ना। B12 का एब्जॉर्प्शन कौन कर पाता है, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो रोल क्या है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करता है। इमेच्योर आरबीसी है ना, लार्ज होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस होता है। ये विटामिन B12 की हेल्प से मैच्योर हो जाती है आरबीसी, है ना, स्मॉल साइज में बन जाती है और न्यूक्लियस यहाँ से हट जाता है। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं इसे। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 या कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 नहीं होगी तो कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर भी होगा, तो क्या करेगा, ये तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। हम मान लेते हैं विटामिन B12 है लेकिन स्टोमक के अंदर कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है, तो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इनकी एब्सेंस में क्या है, लेक ऑफ मैच्योर आरबीसी, जो आरबीसी मैच्योर आरबीसी है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल लार्ज साइज आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है मैक्रोफेजेस से। भाई ये लंबे समय तक नहीं रह सकते इन बॉडी के अंदर, इनको खा जाता है कौन, मैक्रोफेजेज, अगर ये कन्वर्ट नहीं हुई मैच्योर आरबीसी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन वगैरह ले जाने में की कैपेबल नहीं है ये, है ना। हीमोग्लोबिन जो है अच्छे से मैच्योर आरबीसी में ही फिट बैठता है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिल जाता है उसके अंदर, है ना। कॉजिंग माइक्रोसाइटिक या पर्निसिस एनीमिया या फिर साइनोकोबालामिन डिफिशियंसी। तो इनकी कमी के कारण विटामिन B12 या फिर कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी के कारण क्या हो जाता है, मैक्रोसाइटिक यानी मैक्रोफेजेज हो जाता है। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोल दो या पर्निशियस एनीमिया बोल दो या साइनोकोबालामिन डिफिशियंसी बोल दो, ठीक है। अब आते हैं हम रोल ऑफ HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये क्या एसिडिक pH बनाता है 1.5 ऑफ स्टोमक। pH कितनी 1.5 हो जाती है स्टोमक की, है ना। किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं हमारे पेट के अंदर ही खत्म हो जाते हैं मैक्सिमम। और ये क्या करवाता है, HCl एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन जो है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन वगैरह ना, उनका एक्टिवेशन करवाता है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी करवाता है ना, HCl, है ना। देखो जैसे ये जो है, जो फेरिक है Fe+3 में फेरिक होता है, उसको क्या HCl किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरस में, है ना। इसलिए हीमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एक्लोरोहाइड्रा मतलब पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर HCl ही नहीं बन रहा है ना, तो क्या होगा, Fe+2 की डिफिशियंसी होगी। तो Fe+2 की डिफिशियंसी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो Fe+2 डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक, यानी माइक्रो लेवल पर डिफिशियंसी हो रही है। ये आयन जो होते हैं ये तो बहुत माइन्यूट होते हैं, माइक्रो होते हैं। तो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से साइज स्मॉल हो जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे ना बात, आप अच्छे से सुनना पड़ेगा आपको, है ना। गैस्ट्रिक जूस की जो pH है 1.5 to 2 होती है, ये 2 to 3 लीटर पर डे रिलीज होता है हमारे पेट के अंदर, है ना। कंपोजिशन क्या है, एडल्ट के अंदर HCl है, म्यूकस है, पेप्सिनोजन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस एडल्ट के अंदर। और इन्फेंट जो होता है, बच्चा होता है जो दूध पीता है, उसके अंदर HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है, साथ में प्रोरेनिन भी निकलता है। प्रोरेनिन जो है
प्रोरेनिन किस में हेल्प करता है? फॉर प्रोटीन डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोटीन जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है प्रोरेनिन। ठीक है, अब पैनक्रियाज पर आते हैं, है ना। पैनक्रियाज का है पोजीशन क्या है? पैनक्रियाज प्रेजेंट बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम, जैसे सी शेप ड्यूडेनम है ऐसे यहाँ पर क्या है, इस जगह पर क्या पैनक्रियाज है, ऐसे ये पैनक्रियाज की डक्ट निकली हुई है पैनक्रियाज से, ये पैनक्रियाज है ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इट इज़ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये दोनों प्रकार की है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इसलिए इसे हेट्रोक्राइन बोलते हैं। एक्सोक्राइन जो होती है उसे ऐसी नहीं बोलते हैं, ऐसी नहीं होती है ना, एक्सोक्राइन में ऐसी नहीं होती है। वो क्या रिलीज करती हैं? रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, 99% ऑफ टोटल सीक्रेशन, जितना भी सीक्रेशन करती है पैनक्रियाज उसका 99% क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस ही होती है, यानी कि एंजाइमेटिक कंटेंट ही होता है जो एसिनी रिलीज करता है। क्या करता है? एसिनी पार्ट जो होता है, एसिनी पार्ट जो होता है पैनक्रियाज का वो रिलीज करता है एंजाइम्स, है ना। और एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन हार्मोन, है ना, ग्लूकागोन हार्मोन्स, है ना, ये हार्मोन्स मेनली इंसुलिन, है ना। तो ये पैनक्रियाज। अब देखते हैं पैनक्रियाज के अंदर, ये देखो ये क्या ड्यूडेनम है ना, यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, मान लो गॉल ब्लैडर, ऐसे ये डक्ट आ रही हैं, है ना, जिसके अंदर बाइल आ रहा है ना। और यहाँ क्या पैनक्रियाज है, ठीक है, ये मान लो पैनक्रियाज की डक्ट है ये, है ना। तो देखो बाइल आ रहा है, यहाँ से बाइल आ रहा है, तो ये जो बाइल डक्ट है इसके ऊपर एक क्या होता है? स्फिंक्टर होता है। यहाँ मैं बना देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ स्फिंक्टर है एक, यहाँ ये रहा। इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बोलते हैं। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या है? बाइल डक्ट के बीच में होता है ना, ठीक है। इसको कुछ मत मानो, ठीक है अभी, है ना, ठीक। फिर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या है? ये एसेसरी डक्ट है, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है ना। इसके अंदर भी कुछ पैनक्रियाज का कुछ मटेरियल आता है। और डक्ट ऑफ बिरसन क्या है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है उसमें क्या है? एसेसरी डक्ट मिल गई, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे ना यहाँ तक। तो इस पैनक्रियाटिक कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर यहाँ पर क्या है? एक स्फिंक्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब ये जो है ये आगे जो है पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना, और दूसरी क्या है? ये बाइल डक्ट, दोनों मिलकर के, दोनों कॉमन हो जाती हैं, ये मिलकर के क्या बनती है? हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बनाती है ना। एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं, BATE आ रही है ना, वाटर, है ना। तो ये कहाँ पर ओपन होती है? ये जो है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ना, जो हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्पुला बनाती है, एम्पुला एक फूला हुआ पार्ट होता है, वो ओपन होता है ड्यूडेनम में। तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे थोड़ा, तो है ना, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या है? एसेसरी डक्ट है पैनक्रियाटिक। ये क्या सिक्रीट करती है? सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एल्कलाइन फ्लूइड। तो ये जो है सेंटोरिनी क्या सिक्रीट करती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो क्या करती है? ड्यूडेनम की pH को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर अभी क्या है? स्टोमक से जो आया वो तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, HCl वगैरह, तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए क्या है? ये जो एसेसरी डक्ट है सेंटोरिनी, ये सोडियम बाइकार्बोनेट निकालती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और डक्ट ऑफ बिरसन जो है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, वो निकालती है पैनक्रियाटिक जूस, है ना, फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यही जो है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, मेन डक्ट ही तो मिल रही है इसमें, किसके साथ? हेपेटिक डक्ट के साथ, यानी बाइल डक्ट के साथ, ठीक है। हेपेटिक मतलब लिवर से आने वाली, लिवर मतलब बाइल से आने वाली, है ना, ठीक है। अब देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ये कितना रिलीज होता है? 1.2 लीटर पर डे, pH 7.8 होती है। इट इज़ ए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, है ना, डाइजेस्टिव जूस है ये, जूस है ये पैनक्रियाटिक जूस जो है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, फैट डाइजेस्टिव होता है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसके अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, ठीक है। तो 99% जो जूस सीक्रेट करती है पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाटिक जूस ही करती है, ठीक है। 1% के अंदर क्या आते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो एंडोक्राइन पार्ट है, तो देख लो ये एंडोक्राइन पार्ट्स, ठीक है। जैसे ये क्या है? क्या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसके अंदर ये तो है ब्लड वेसल्स, और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का। इसके जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट में जो सेल्स हैं, देखो ये सेल्स क्या है? अल्फा सेल हैं, ये जो सेल्स हैं आउटर पार्ट में अल्फा सेल्स हैं। और इनर पार्ट में जो सेल्स हैं ये इधर की साइड, ये क्या है? बीटा सेल हैं। क्या है ये?
बीटा सेल, ठीक है। क्या ये बीटा सेल्स हैं, ये जो है ये बीटा सेल्स हैं। और डेल्टा सेल जो है इनके अल्फा और बीटा के बीच में ये जो सेल्स हैं ये क्या है, डेल्टा सेल हैं, ठीक है। ये डेल्टा सेल्स हैं, ठीक है, समझे आप बात को, ठीक है। तो अल्फा सेल जो होते हैं वो क्या रिलीज करती हैं, रिलीज ग्लूकागॉन हार्मोन। अल्फा सेल्स क्या ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करती हैं, जिससे क्या इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसे हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये क्यों बढ़ता है, जो ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर स्टोर रहता है, जैसे लिवर हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गए, है ना, एडिपोज टिश्यू हो गए, वहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो उसका क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, यानी ग्लाइकोजन का टूट करके ग्लूकोज में बनना इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन से ग्लूकोज में बनेगा तो ग्लूकोज क्या आएगा ब्लड के अंदर, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ये कंडीशन कब होती है, फास्टिंग के ड्यूरिंग होती है ना, जब हम व्रत वगैरह रहते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं तब ये प्रोसेस होती है, ठीक। बीटा सेल्स जो हैं जो अंदर की साइड हैं वो क्या रिलीज करती हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। ये क्या डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, क्योंकि ये क्या है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। और ये कम कैसे करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, मान लेते हैं हमने कुछ मीठा खा लिया तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब भाई ज़्यादा देर तक तो वो नहीं रख सकते ना, उससे तो सेल्स जो है हमारी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ हेपेटोसाइट्स, जो लिवर की सेल्स हैं उनकी और स्केलेटल मसल्स हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ा देता है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज जो है उन सेल्स के अंदर चला जाता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर और हेपेटोसाइट्स के अंदर। और डेल्टा सेल्स जो इनके बीच में होती है, अल्फा और बीटा सेल्स के बीच में, ये क्या रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है, जो इनहिबिट करता है सीक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा और बीटा सेल्स का जो सीक्रेशन है उसे रोक देता है, क्या है, डेल्टा सेल्स, जो क्या रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन। तो ये जो है हमारा एंडोक्राइन पार्ट हो गया किसका, पैनक्रियाज का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पर आते हैं, वो है लिवर। लिवर क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसका, फूड का। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1.5 किलो है, 1.5 kg है इन एन एवरेज एडल्ट। एवरेज एडल्ट के अंदर इतना है। पोजीशन क्या, अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम, है ना, डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में। इट हैज़ हाई रीजनरेशन पावर, और थोड़ा सा भी पार्ट इसका कट जाता है तो जल्दी से रीजनरेट कर लेता है अपने को। कई बार जैसे इसको किसी फैमिली मेम्बर का अगर लिवर डैमेज हो जाता है तो जो सिमिलर जो है उसका मैचिंग वगैरह करवाने के बाद लिवर का डोनेशन होता है, तो लिवर डोनेट में उसका कुछ हिस्सा डोनेट कर दिया जाता है, 1/3 या 2/3 हिस्सा, जैसे भी जिस हिसाब से, फिर वह पूरा लिवर बन जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, समझे। तो इसके अंदर रीजनरेशन पावर हाई होती है। कवरिंग ऑफ यूनिट ऑफ लिवर, है ना, लिवर की यूनिट क्या है, लोब्यूल है ना। तो लोब्यूल की कवरिंग और लिवर की कवरिंग जो है उसे क्या बोलते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है जो लिवर को और लिवर की यूनिट जो है लोब्यूल को कवर करके रखता है, क्या, गिल्सन्स कैप्सूल, ये याद रखना है ना, कवरिंग है। फैगोसाइटिक जो सेल्स होती हैं लिवर के अंदर उन्हें कुफर सेल्स बोलते हैं, ये खा जाती हैं सेल्स को, है ना, जो डैमेज सेल्स हैं या वैसी सेल्स हैं उनको खा जाती है। फैगोसाइटिस जो सेल्स है कुफर सेल्स है लिवर की। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 प्रिंसिपल लोब्स, 2 प्रिंसिपल लोब्स में डिवाइड सेपरेट रहता है ना, डिवाइडेड प्रिंसिपल लोब्स सेपरेटेड बाय फेल्सीफॉर्म लेगामेंट। फेल्सीफॉर्म लेगामेंट से 2 लोब्स में डिवाइड रहता है, एक होता है राइट लोब जो लार्ज होता है और एक होता है लेफ्ट लोब जो स्मॉल होता है। तो इसमें ये जस्ट बात याद रखनी, जैसे लिवर ऐसा होता है, देखो तो 2 लोब होते हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है, ऐसे 2 हिस्से होते हैं ये, है ना। तो राइट लोब बड़ा होता है और ये 2 लोब जो है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से अलग रहते हैं, है ना। अब आते हैं हम पोर्ट्रेट लिवर के अंदर है। जो लिवर का लोब्यूल है, जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं, है ना, लोब्यूल का एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है लिवर की, है ना, और उसके अंदर होती हैं हेपेटोसाइट सेल्स, ठीक है। तो देयर आर 6 पोर्टल ट्रेड और पोर्टल ट्रेड, है ना, ट्रेड एरिया, 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द लोब्यूल के, है ना। तो ये लोब्यूल है पूरा, लोब्यूल के पास क्या 6 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर क्या पोर्टल ट्रेड प्रेजेंट है, ठीक है। ये पोर्टल ट्रेड है, यानी कि ट्रेड मतलब ट्रायड, मतलब पोर्टल ट्रायड मतलब 3 जो है इसके पास डक्ट हैं। बाइल डक्ट होती है
एक यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी होती है जो ब्लड लेकर के आती है इसको हेपेटिक को, एक हेपेटिक पोर्टल वेन होती है जो ब्लड यहाँ से लेकर के जाती है, इसे पोर्टल ट्रेड बोलते हैं। तो 6 पोर्टल ट्रेड होंगे इसके पास, लोब्यूल के पास, ठीक है। और ये जो कॉर्ड है ना, ये हेपेटोसाइट सेल से मिलकर के कॉर्ड बनती है, जैसे क्या बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड, जैसे ये हेपेटोसाइट सेल्स हैं, ये हेपेटोसाइट्स हैं, इनसे मिलकर क्या बनती है, कॉर्ड बनती है, ठीक है। हेपेटिक वेन्स जो बीच में जो होती है, लोब्यूल के बीच में जो वेन होती है वो हेपेटिक वेन होती है या फिर सेंट्रल वेन होती है जो हार्ट में ओपन होती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, इन्हीं सेल्स के पास, हेपेटोसाइट सेल के पास, जो मैक्रोफेजेज का काम करती हैं। और ये जो 2 हेपेटिक कॉर्ड हैं, ये हेपेटिक कॉर्ड, ये हेपेटिक कॉर्ड, ये हेपेटिक कॉर्ड, ये हेपेटिक कॉर्ड के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स कैविटी बोलते हैं, ठीक है। हेपेटिक कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, तो ये समझ गए आप, ये स्ट्रक्चर है लोब्यूल के अंदर। लिवर है, ठीक है, ऐसा होता है लिवर है, 2 लोब होते हैं। लिवर की जो फंक्शनल यूनिट है स्मॉलेस्ट, वो क्या लोब्यूल है, इसकी कवरिंग क्या है, गिल्सन्स कैप्सूल्स है ना, और इसके अंदर क्या है, हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। तो अब आप बात समझे, इसमें समझने वाली बात क्या है, ये लोब्यूल की स्ट्रक्चर है। बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी है ना, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये होती हैं कहाँ पर, पोर्टल ट्रायड के अंदर, और बीच में जो है हेपेटिक वेन होती है, और यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक वेन और यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन, ये बात याद रखनी है। बाकी बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, ये और हेपेटिक पोर्टल ट्रेड, पोर्टल वेन पोर्टल ट्रेड के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ बाइल जूस क्या है, फॉर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को क्या एमल्सिफाइड करने के लिए, है ना, बाइल का यूज लिया जाता है, मतलब एक प्रकार से चीड़ फाड़ कर देना फैट की, है ना, एमल्सिफाइड कर देना। ये कंपोजिशन क्या है बाइल का, ये रिलीज कितना होता है, 500 to 600 ml पर डे रिलीज होता है बाइल, है ना, जिसका pH 7.8 है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पित्त की थैली में पथरी, यानी कि जो है बाइल गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है ना, जैसे किडनी स्टोन होता है ऐसे बाइल स्टोन होता है। ये कब बनता है, जब क्या है, बाइल जो है नहीं रिलीज हो पाता ज़्यादा, उसी में बना रहता है। तो बाइल कब रिलीज होगा, फैट हम खाएंगे, कई लोग फैट नहीं खाते, गुड फैट खाना चाहिए, ज़रूरी है फैट तो, है ना। तो 95% तो वाटरी होता है, 5% जो होता है बाइल जूस के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन होता है। लेसिथिन ही क्या है, एक प्रकार का जैसे सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट देखते हैं ना हम, वो क्या करता है, जैसे अगर आप खारा पानी के अंदर डिटर्जेंट डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसको एमल्सिफाई करेगा, पहले तो फटा सा हो जाएगा, है ना, देखा होगा आपने, भाट दाने से, है ना, ठीक है। तो लेसिथिन क्या है, एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, और कोलेस्ट्रॉल ये 5% अमाउंट में होते हैं ये। और बाइल जो साल्ट है ना, बाइल साल्ट इज़ यूजफुल इन डाइजेशन, ठीक है। तो बाइल के अंदर जो साल्ट होता है वो इनऑर्गेनिक साल्ट और ऑर्गेनिक साल्ट होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो एल्कलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम को मेंटेन करता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट किस में होता है, डक्ट ऑफ सेंटोरनी में भी होता है, जो पैनक्रियाटिक की एसेसरी डक्ट है उसमें भी होता है ये वो भी सेम वर्क करता है, एल्कलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम को मेंटेन करके रखता है। ऑर्गेनिक साल्ट जो है सोडियम ग्लाइकोकोलेट है एंड सोडियम टोरोकोलेट, जो कि इसमें हेल्प करता है, हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन करता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, बोलो, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये क्या है, ऑर्गेनिक साल्ट है। बाइल पिगमेंट जो होता है ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, उससे बनता है क्या, बाइल पिगमेंट। ये क्या होता है, बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन। बिलीरुबिन क्या है, येलो कलर का होता है, बिलीबर्डिन क्या है, ग्रीन कलर का होता है। ये टॉक्सिक होते हैं, इसलिए बॉडी से एज इट इज निकाल दिए जाते हैं, है ना, फीकल मैटर के साथ। इन्हीं के कारण जो है जो फीकल मैटर है वह येलो कलर का, येलो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ जॉन्डिस, अगर इनका जो बाइल पिगमेंट्स है इनका लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, यानी टॉक्सिक होते हैं, तो ये जॉन्डिस यानी पीलिया कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर, कोई एंजाइम नहीं होता है, बस एमल्सिफिकेशन होता है। अब देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड देख लेते हैं हम ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस, है ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, जो जूस करती हैं उसे क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। सक्कस एंटेरिकस क्या है, जो इंटेस्टाइनल जूस है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो हार्मोन्स है वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, सक्कस एंटेरिकस। वो कितना निकलता है, 1 लीटर पर डे,
pH 7.8 होता है, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस फ्यूलर ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड क्रिप्स ऑफ लेबरकन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड तो कहाँ पर, ड्यूडेनम के अंदर मिलती हैं, सब म्यूकोसा के अंदर, और क्रिप्स ऑफ लेबरकन कहाँ मिलती हैं, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर। तो इनसे जो निकलता है जूस उसे ही क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहाँ है, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ओनली ड्यूडेनम, है ना। और ये क्या है, प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ कंप्लीट इंटेस्टाइन, क्या, क्रिप्स ऑफ लेबरकन। तो म्यूकोसा के अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स है वो क्या रिलीज करती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एल्कलाइन फ्लूइड मेंटेन एल्कलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम की जो एल्कलाइन पीएच मेंटेन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट कौन कौन निकाल रहा है बताओ, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, है ना, बाइल साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट जो बाइल साल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या है, पीएच मेंटेन करता है ड्यूडेनम को, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी करता है। और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स है ये भी पीएच मेंटेन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट निकालते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम को। क्यों इतने सारे ये जो है एल्कलाइन निकाल रहे हैं, क्योंकि जो स्टोमक है उसके अंदर 1.5 पीएच है, वो मटेरियल ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो ड्यूडेनम की तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। तो उसे मेंटेन करने के लिए इतना एल्कलाइन मटेरियल चाहिए। और क्रिप्स ऑफ लेबरकन के अंदर जो जूस निकलता है, जो ये निकालती हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्रिप्स ऑफ लेबरकन इन म्यूकोसा ऑफ कंप्लीट इंटेस्टाइन, पूरे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली। लार्ज इंटेस्टाइन में तो होती ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बिलाई नहीं होती, पिलिका नहीं होती। रिलीज मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, कौन, क्रिप्स ऑफ लेबरकन। देखो जैसे ये फोल्डिंग है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये जो ऊपर की जो फोल्डिंग है उभरी हुई, ये तो क्या बिलाई है। और कुछ इनमें से जो सर्कुलर फोल्डिंग है वो क्या बोली जाती है, पिलिका बोली जाती है। तो बिलाई के बीच का जो एरिया है, स्पेस है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकन बोलते हैं, प्रेजेंट बिटवीन बिलाई, है ना। इसी से क्या है, ये सारे सारे जूस निकलते हैं। ये सब म्यूकोसा है, और ये जो है क्रिप्स ऑफ लेबरकन कहाँ तक जाती है, सब म्यूकोसा तक जाती है। ये म्यूकोसा में सब म्यूकोसा तक जाते हैं, ठीक है। और ब्रूनर ग्लैंड्स यहाँ पर होती है, अगर ड्यूडेनम की बात करें तो, है ना। तो ब्रूनर ग्लैंड्स ओनली ड्यूडेनम में होती हैं। गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, है ना, म्यूकस निकालती है गॉबलेट सेल्स, ये बात याद रखना कि ये गॉबलेट सेल्स स्टोमक के अंदर भी होती हैं और इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है। पेनिस सेल क्या है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम निकालती हैं, है ना। एंटीबैक्टीरियल क्या है, एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम है। ये कौन निकालती है, पेनिस सेल, ये बात याद रखना है। एंजाइम रिलीजिंग सेल्स हैं, या कुछ एंजाइम रिलीज करती हैं। और हार्मोन रिलीजिंग सेल्स भी हैं, है ना, जो गैस्ट्रोन हार्मोन भी निकालेंगे। और क्या, अर्जेंटाफिन सेल्स हैं जो क्या रिलीज करती हैं, सेरोटोनिन, है ना। सेरोटोनिन क्या है, हार्मोन है, ये क्या है, अर्जेंटाफिन सेल्स जो है सेरोटोनिन निकालती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट करती है, ठीक है, गट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन। गट सीक्रेशन का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, कौन से हार्मोन से गट में कौन सा जूस सीक्रेट होगा। जैसे एंटेरोगेस्ट्रोन जो हार्मोन है, जीआईपी है ना। तो ये क्या, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो ड्यूडेनम की इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, ड्यूडेनम पर ही क्या करती है, इफेक्ट डालती है ना। सॉरी, ड्यूडेनम की जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उससे निकलता है क्या, एंटेरोगेस्ट्रोन, ठीक है। एंटेरोगेस्ट्रोन कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, जो किस पर इफेक्ट डालती है, स्टोमक पर, टारगेट ऑर्गन स्टोमक है। और जो क्या करवाती है, ये एंटेरोगेस्टेरोन इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी और एचसीएल को निकालना कम करती है, ठीक है, क्या, एंटेरोगेस्टेरोन। और सीक्रेटिन जो है, सीक्रेटिन क्या है, ये भी क्या है, ड्यूडेनम से निकलता है सीक्रेटिन, जो क्या करता है, किस पर टारगेट करता है, स्टोमक पर, गाल ब्लैडर पर और पैनक्रियाज पर, इन पर क्या टारगेट करता है। और ये क्या करवाता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी और एचसीएल को तो करवाता है, ये साथ में स्टिमुलेट करवाता है पैनक्रियाटिक एल्कलाइन फ्लूइड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी से। क्योंकि इसको जैसे ही ये क्यों करवाता है, ये कब निकलते हैं एंजाइम, जैसे ही फूड किसके अंदर आता है, ड्यूडेनम के अंदर आता है। तो ड्यूडेनम के अंदर आता है तो वो इसको रोकेगी स्टोमक को कि भाई अब एचसीएल मत निकालो, मेरे अंदर भोजन आ रहा है, एसिडिक है ये बहुत ज़्यादा, अब तुम निकालते रहोगे एचसीएल तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा एसिडिटी वगैरह हो जाएगी। इसलिए कई लोग क्या है, आधी भूख में भोजन खा लेते हैं तो एचसीएल तो अपना काम करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उनको बेसिक लेना पड़ता है कुछ, जैसे खाना सोडा वगैरह खाना पड़ता है ना, एसिडिटी के लिए ये इनो वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक एल्कलाइन फ्लूइड को, क्या, सीक्रेटिन,
ठीक है, ये कब निकलते हैं? भोजन ड्यूडेनम में जाने के बाद। जो क्या है, डक्ट ऑफ सेंटोरनी को एक्टिवेट करता है, और जो क्या निकालती है डक्ट ऑफ सेंटोरनी, पैनक्रियाज की एसेसरी डक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। फिर आता है कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके या पीजेड भी बोल सकते हैं। ये क्या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, ना कि ड्यूडेनम की म्यूकोसा से। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, और ये किस पर टारगेट करता है? स्टोमक पर, गॉल ब्लैडर पर और पैनक्रियाज पर, इन पर ही करता है ना। तो ये क्या करता है? स्लो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग, है ना, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को स्लो कर देता है ना। और स्टिमुलेट बाइल जूस, और बाइल जूस को भी स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक जूस। डक्ट ऑफ बिड्सिंग को एक्टिवेट करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिससे डाइजेशन जल्दी होता है ड्यूडेनम के अंदर, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर भोजन आने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जेजुनम वगैरह के अंदर, इलियम वगैरह के अंदर, तो ये काम करता है। तो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग स्लो कर देता है, धीरे करो भाई, जल्दी से जो है उसको खाली मत करो, क्योंकि फिर वो खाना खाने लग जाएगा, भूख लगने लग जाएगी। तो ठीक है, 4 से 5 घंटे तो दो, है ना, तुरंत भूख लगने लग जाएगी तो फिर तुरंत खाएगा, फिर उनके बीच में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन किससे निकलता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, जो किस पर वर्क करता है? स्टोमक, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज पर, एचडी पर वर्क करता है। लेकिन ये काम क्या करता है? ये कोलेसिस्टोकाइनिन स्लो कर देता है गैस्ट्रिक एम्पेटी, है ना, एम्पेटिंग जो खाली हो रहा है गैस्ट्रिक जो स्टोमक है, स्टिमुलेट कर देता है बाइल जूस को, है ना, ताकि बाइल जूस निकले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाइल जूस स्टिमुलेट नहीं हुआ है ना। और क्या कर देता है? स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है? ब्रिसिंग, डक्ट ऑफ ब्रिसिंग को एक्टिवेट करता है। डक्ट ऑफ ब्रिसिंग क्या करती है? जो सारे के सारे पैनक्रियाटिक जूस हैं उनको सीक्रेट करती है डाइजेशन के लिए, है ना। डियोक्रिनिन क्या है? डियोक्रिनिन सीधी सी बात है, यहाँ डियो मतलब ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम से ही निकलता है। ये क्या है? ब्रूनर ग्लैंड पर टारगेट करता है, और ब्रूनर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। वो क्या निकालते हैं? NaO, है ना, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट निकालते हैं। एंटेरोक्रिनिन क्या है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को करता है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन को एक्टिवेट करता है। एंटेरोक्रिनिन क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल जूस को स्टिमुलेट करता है। और बिलिकिनिन क्या है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसाई को करता है, बिलाई को एक्टिवेट करता है, जो इंक्रीज कर देता है बिलाई का मूवमेंट। कौन? बिलिकिनिन। अब मूवमेंट इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो ये है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट, है ना। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, देखते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब डाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं, जो कि हमने लास्ट पार्ट है हमारे, जैसे कैसे डाइजेशन होता है फैट का, प्रोटीन का, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का, वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहले क्या होता है? देखो, ये फूड है, फूड हमने यहाँ लिया, फूड को लेने को क्या बोलते हैं? मुंह के अंदर इंजेक्शन ऑफ फूड, है ना। फिर हम क्या करेंगे? चबाएंगे उसको, दांतों को चबाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन करने से भोजन की क्या एक लुगदी सी बन जाएगी, है ना, जैसे क्या बोलते हैं हम? बोलस। मैस्टिकेटेड फूड विद सैलाइवा, जैसे क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस आगे क्या है? यहाँ पर निगल लेंगे हम, जैसे क्या बोलेंगे? डीग्लूटेशन। किससे होता है डीग्लूटेशन? ईसोफेगस से। ठीक है, फिर कहाँ पहुँचता है हमारा भोजन? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर क्या होगा? चर्निंग मूवमेंट होगी, चर्निंग होगा स्टोमक के अंदर। ठीक है, अच्छे से घूमेगा ये भोजन, घूमेगा, घूमने के बाद जो भोजन बचता है उसे क्या बोलते हैं हम? काइम बोलते हैं। यानी एसिडिक फूड होता है जो स्टोमक के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? काइम। फिर काइम आगे जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, ड्यूडेनम वगैरह के अंदर। यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड तो होता ही है स्टोमक के अंदर, प्रोटीएज वगैरह एंजाइम है, मतलब पेप्सिनोजन, है ना, प्रोरेनिन वगैरह एंजाइम है, वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट होकर के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर आगे क्या है? ये कहाँ पर जाता है भोजन? थोड़ा डाइजेस्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर क्या है? इस भोजन को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन हो गया भोजन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन है उसे काइल बोलते हैं। फिर क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर, इलियम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमुलेशन होता है, यानी कि वो फूड अपनी अपनी जगह पहुंचता है, किसके सेल के पास पहुंचता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसका क्या होता है? डिफिकेशन होता है और फीसस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है? साइट क्या है? साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टोमक के अंदर होता है और इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, उसकी pH 1.8 है, और इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस है जिनकी pH 7.8 है ना। तो एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर, है ना, स्टोमक के अंदर यहाँ पर क्या है? पहले क्या होगा? एक्टिवेशन होगा किनका? जाइमोजन का। इनएक्टिव फॉर्म में है पेप्सिनोजन, यहाँ पड़ा तो है एंजाइम लेकिन काम ही नहीं कर रहा कुछ। प्रोरेनिन पड़ा तो है लेकिन काम ही नहीं कर रहा। अब जैसे ही हम भोजन खाएंगे, यहाँ पर भोजन आएगा, तो यहाँ से इसकी जो सेल्स हैं, किसकी? स्टोमक की सेल्स, वो क्या करेंगे? सेंसिटिव है भोजन के प्रति, क्या निकालेंगे? फिर वो
वो HCl निकालेंगे, है ना, HCl सीक्रेट करेंगे, ठीक है। HCl सीक्रेट करेंगे कौन सी, ऑक्जेंटिक सेल्स जो है ना, चीप सेल्स वगैरह वो है ना, वो चीप सेल तो क्या है, पेप्सिनोजन या जाइमोजन, वो निकालेंगे। और एक सेकंड, HCl कौन सी सेल निकालेंगी, ऑक्जेंटिक सेल्स है ना, जिन्हें पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। और चीप सेल्स जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स क्या निकालेंगे, जाइमोजन निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। कंफर्म करने के लिए देखना पड़ता है, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है और इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, पैनक्रेटिक जूस होता है। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन, जाइमोजन क्या है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, है ना। तो HCl कहाँ से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स से निकलता है HCl। ये कब स्टिमुलेट होता है, जैसे भोजन इसके अंदर आया तो इसकी सेल्स जो है ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और HCl निकालती है। तो HCl की प्रेजेंस में ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या कर देता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है पेप्सिन। और प्रोरेनिन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन के अंदर। और रेनिन को हम क्या बोलते हैं, काइमोसिन भी बोलते हैं, ठीक है, रेनिन को काइमोसिन बोलते हैं। ये क्या करता है, कैसिन प्रोटीन जो होती है, मिल्क प्रोटीन होती है कैसिन, उसको कन्वर्ट कर देता है पैराकैसिन्स के अंदर, है ना। ये केवल इन्फेंट के अंदर होता है। पैराकैसिन्स के अंदर जैसे कैल्शियम आयन से इससे अटैच होते हैं तो कैल्शियम पैराकैसिनेट बन जाता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट जो क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी जो दूध है उसको जमा देता है, दही बना देता है उसका, है ना। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में कैसे होता है एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन, तो यहाँ तो हमने देख लिया जाइमोजन का एक्टिवेशन पेप्सिन और प्रोरेनिन का HCl की हेल्प से होता है। अब पैनक्रियाटिक जूस जो है वो उसके अंदर जो जाइमोजन्स हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन है, ये क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसका एक्टिवेशन कैसे होगा, इनएक्टिव फॉर्म में तो है, तो इसमें क्या है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है है ना, वो उस एंजाइम की हेल्प से, एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस में होता है, वो ट्रिप्सिनोजन जो पैनक्रियाज से निकलता है किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन को। कौन, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल जूस में होता है, एंटेरोकाइनेज। अब क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये भी क्या है, पैनक्रियाटिक जूस हैं जो कहाँ पर निकलते हैं, ड्यूडेनम के अंदर। अब क्या, ये भी क्या है, इनएक्टिव हैं, ये भी जाइमोजन। इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या, ट्रिप्सिन है ना, है ना। जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम था उसको कौन एक्टिवेट किया, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, है ना। एंटेरोकाइनेज एंजाइम केवल एक्टिवेट करता है किसमें, ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन भी क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को किसमें कर देता है, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं हम, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, 7.8 pH होती है। एंटेरोकाइनेज नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ओनली एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं करता एंटेरोकाइनेज। इरिप्सिन क्या है, इरिप्सिन क्या, ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, प्रोटीन जैसे पेप्टोन्स और प्रोटियोज में, है ना, तोड़ देती है, तो इरिप्सिन बोलते हैं ग्रुप को। जैसे अमीनोपेप्टिडेज यानी कि पेप्टोन्स और प्रोटियोज को केस में तोड़ देती है अमीनो एसिड में। डाइपेप्टिडेज यानी कि जो प्रोटीन है उसको डाइपेप्टाइड के अंदर तोड़ देती है। ये क्या है, इरिप्सिन एंजाइम है। एमिनोपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज प्रोटीन है ना। प्रोटीन स्टोमक के अंदर पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन कुछ अमाउंट में, पूरी प्रोटीन तो पचेगी नहीं, कुछ अमाउंट में प्रोटीन रह गई, कुछ में पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज बन गए, ठीक है, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है प्रोटीन, ठीक है। फिर क्या है, ये आगे कहाँ पर जाएगी, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम के अंदर ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है 7.8 pH पर। तो इसमें से जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में, ठीक है, प्रोटीन। और पेप्टोन्स और प्रोटियोज जो ऑलरेडी है ही हैं, फिर इनके ऊपर क्या है, डाइपेप्टाइड्स। ये डाइपेप्टाइड्स हैं, पेप्टोन एंड प्रोटियोज। इन पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टिडेज जो एंजाइम जैसे इन पर लगेगा, डाइपेप्टाइड है, पेप्टाइड पर डाइपेप्टिडेज लगेगा तो ये अमीनो एसिड में बन जाएंगे। और कई बार क्या है, इंटेस्टाइनल जो जूस है उसमें अमीनोपेप्टिडेज भी होते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस से डायरेक्ट इन पर वर्क करते हैं, तो भी ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में, है ना। दो प्रोसेस हैं, ठीक है, समझिए। इंटेस्टाइनल जूस डायरेक्ट इन पर वर्क कर सकता है ऐसे, और डाइपेप्टिडेज भी कर सकता है। दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, अमीनोपेप्टिडेज
इन पर अगर जाएगा तो भी अमीनो एसिड में बनेंगे, और डाइपेप्टिडेज जाएगा तो भी ये क्या है, अमीनो एसिड में बनेंगे। ठीक है, समझे आप बात को? ये इसको मैं अगर यहाँ से मिटा दूँ तो आप समझ जाएंगे। ये ऐसे ही एक्स्ट्रा इसने बना दी है। ठीक है, अब तो आप समझ जाएंगे, देखो। ठीक है, ऐसे चल रहा है डाइपेप्टिड, और इंटेस्टाइनल जो जूस है वो भी अगर इस पर वर्क करेगा डायरेक्ट तो भी ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब समझे आप, इस पर ये वर्क किया ये कर, और डायरेक्ट ये चल तो रहा है। ठीक है, देखो ये 2 क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। हाँ, ए पीएच ऑफ ड्यूडेनम है ना प्रेजेंट बिलो, इंक्रीज बिलो है ना, डिक्रीज बिलो 5 से कम हो गए पीएच तो सीक्रेशन स्टॉप हो जाता है ड्यूडेनम का, है ना, पीएच कम हो जाती है तो, क्योंकि एल्कलाइन पीएच पर ये तो वर्क करता है ड्यूडेनम, है ना। 5 से कम हो गई बिल्कुल कम, क्यों? क्योंकि सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन, एंटेरोकाइनेज और सीसीके, तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है। ठीक है, बाकी ये तो हार्मोन्स है, तो ये दोनों हार्मोन है, और एंटेरोकाइनेज जो है इज एंजाइम्स, सो एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक होता है, पीएच एक स्पेसिफिक पीएच पर वर्क करते हैं एंजाइम, है ना। तो एंजाइम एक्टिवेटेड एल्कलाइन पीएच में होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम है वो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होते हैं, वो एल्कलाइन पीएच पर तो वर्क करते हैं। व्हाट इज द रियल सेंस इन्फ्लेक्टेड इन द गिवन डायग्राम? ये है बोलस अंदर जा रहा है ड्यूडेनम के अंदर, सॉरी ईसोफेगस के अंदर, तो ये क्या है, क्लोजर ऑफ ईसोफेगस नहीं है, क्लोजर ऑफ ट्रैकिया नहीं है, मूवमेंट ऑफ बोलस इन ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर थोड़ी जाता है बोलस, ईसोफेगस के अंदर आता है, मूवमेंट सो इन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये ठीक होगा, तो ये ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च। हमने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया, अब स्टार्च का डाइजेशन देखते हैं। पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर होते हैं क्या, स्टार्च, है ना। बॉन्ड क्या होता है इनके बीच में, ग्लाइकोसाइडिक, और प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। तो इसके अंदर सैलाइवा के अंदर ही जो है स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 6.8 pH होती है किसकी, सैलाइवा की, है ना। स्टार्च जो है 30% स्टार्च कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, सैलाइवा माउथ के अंदर ही, है ना, सैलाइवरी जूस के कारण। तो पॉलीसैकेराइड है, सैलाइवरी एमाइलेज जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, 6.8 pH पर एक्टिवेट रहता है, वह किस में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, माल्टोज में। माल्टोज का एक डाइसैकेराइड है, इन माउथ के अंदर ही पचा देता है भोजन का, 30% भोजन माउथ के अंदर पच जाता है जो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस किस पर पीएच पर वर्क करते हैं, 7.8 पर, इन ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होते हैं। तो स्टार्च जो रिमेनिंग है 70% ये पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कर देते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ना, जैसे हम एमाइलोप्सिन बोलते हैं, ये भी क्या माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, किसको, माल्टोज का डाइसैकेराइड है ना, किसको, स्टार्च को। इंटेस्टाइनल जूस पर आते हैं। इंटेस्टाइनल, अब देखो माल्टोज हमें मिल गया कहाँ से, ये डाइसैकेराइड के फॉर्म में, कहाँ से, माल्टोज है ना, लैक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह, ये है ना डाइसैकेराइड के रूप में हमें मिल गया है। ठीक, अब इसका भी डाइजेशन करके हमें तो बिल्कुल ग्लूकोज फॉर्म में ही तो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। तो आगे अब ये क्या है, इंटेस्टाइनल जूस क्या है, शक्कर एंटेरिकस क्या है, ये रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड का डाइजेशन करते हैं। जैसे माल्टोज है, डाइसैकेराइड है, इसका डाइजेशन कौन कर देगा, माल्टेज एंजाइम, है ना, जो किसमें कर देगा, 2 ग्लूकोज में। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर है, ये भी डाइसैकेराइड है, ये लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। गैलेक्टोज ब्रेन के लिए हेल्पफुल रहती है बहुत, है ना। सुक्रोज क्या है, इन्वर्ट शुगर है, सुक्रोज और सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट ये एब्जॉर्वेबल जो फॉर्म है, एब्जॉर्वेबल फॉर्म में, तो ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्ट ब्लड के अंदर, है ना। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, और इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर, है ना, फॉस्फोएस्टर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। इनका डाइजेशन क्या उसके होता है, न्यूक्लिक एसिड है, जैसे आरएनए, डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस से क्या निकलते हैं, न्यूक्लिएज, जैसे डीएनएज, आरएनए। जो डीएनए किस में डाइजेस्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, है ना, या फिर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। अब न्यूक्लियोटाइड जो है किसमें, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड में हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, है ना, न्यूक्लियोसाइड में। फिर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तो न्यूक्लिएज है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज है, ये बात ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के अंदर। साथ में फॉस्फेट तो निकलता है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनता है ना, तो एक फॉस्फेट कम हो जाता है। ठीक है, समझे, है ना। अब देखते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड, फैट एंड या ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं ना, इनका डाइजेशन देखते हैं। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
फैल का एमल्सिफिकेशन बाइल करता है ना, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू द वेरी स्मॉल मिसेल्स। स्मॉल मिसेल्स में जो है फैट को डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, बाइल जो है लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, बाइल जूस जो होता है। जैसे ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, यहाँ से जैसे एक H2O निकल के जाएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ ये जो बॉन्ड है ये क्या है, एस्टर बॉन्ड है। क्या ये एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये क्या ट्राइग्लिसराइड या फैट या लिपिड है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे होता है, ये फैट है कहाँ पर, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में तो ये आता है बाइल जूस, है ना। और साथ में क्या लेसिथिन है जो फास्फोलिपिड है, और ऑर्गेनिक साल्ट है ना, ग्लाइकोकोलेट है ना, टोरोकोलेट वो ऑर्गेनिक साल्ट है। ये ही क्या करते हैं, इसका एमल्सिफिकेशन करते हैं, है ना। ये लेसिथिन क्या है, एक्ट एज सर्फेक्टेंट। लेसिथिन कैसे वर्क करता है, सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करता है, इसको फाड़ देता है बिल्कुल ऐसे ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो देखो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हो गया फैट ड्रॉपलेट्स, है ना, एमल्सिफिकेशन हो गया फैट का, है ना। और ये जो बाइल है ये किसको, लाइपेज को भी एक्टिवेट कर देता है, जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है ना। अब ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ट्राइग्लिसराइड है पैनक्रेटिक जूस से क्या निकलेगा, लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज, जिसे हम स्टिपिन बोलते हैं, जो किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड के अंदर, क्या लाइपेज, है ना। बाइल जूस ने तो अपना काम कर दिया, क्या फैट की ड्रॉपलेट्स बना दी, है ना, यानी कि ट्राइग्लिसराइड की ड्रॉपलेट्स बना दी, एमल्सिफिकेशन कर दिया। डाइजेशन जो करता है, जो तोड़ता है वह लाइपेज ही तो तोड़ता है, बाइल कोई डाइजेशन नहीं करता है, ठीक है, एमल्सिफिकेशन करता है। अब जो है ये लाइपेज एक्टिवेट हो गया किससे, बाइल जूस से। अब लाइपेज एक्टिवेट होकर के जो ट्राइग्लिसराइड है, ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, इनको पैनक्रेटिक जूस जो है, पैनक्रेटिक लाइपेज जो है, जिसे स्टिपिन बोलते हैं, वो डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि डाइजेस्ट कर देता है। फिर आता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, उसके अंदर लाइपेज होता है, एक पैनक्रेटिक लाइपेज जो पैनक्रियास से निकलता है, एक इंटेस्टाइनल लाइपेज। वो इनको जो है ये डाइग्लिसराइड जो कुछ बच गया है, मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड, ये तो ठीक है, तो ये और आगे और फर्दर डाइजेस्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत जो बच जाता है पैनक्रेटिक लाइपेज से, तो वो किसमें, मोनोग्लिसराइड ग्लिसरॉल में, मोनोग्लिसराइड को ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, और बाइल साल्ट तो है ही साथ में, है ना, बाइल साल्ट तो है ही साथ में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। तो यहाँ पर हमने मतलब देख लिया डाइजेशन कैसे हो रहा है, पहले एमल्सिफिकेशन हुआ, फिर ब्रेकडाउन हो गया किसका, ट्राइग्लिसराइड का, ये हो गया। अब बनता फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। अब ये जो मोनोग्लिसराइड है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, बाइल है, इन ये जो है मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, इनके ऊपर ये बाइल साल्ट जो है ना, ग्लाइकोकोलेट है ना, टोरोकोलेट है ना, ये इनकी जो है लेयर बन जाती है इनके ऊपर, मोनोग्लिसराइड के ऊपर। तो जैसे मोनोग्लिसराइड है, इसके ऊपर क्या है, ये जो लेयरिंग है ये किसकी, बाइल की लेयरिंग है, बाइल साल्ट की। ऐसे फैटी एसिड है, फैटी एसिड के ऊपर बाइल साल्ट की जो है लेयरिंग है। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के ऊपर भी बाइल साल्ट की लेयर है। इससे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ये फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है मिसेल का ही, ठीक है। बाइल साल्ट जो है सराउंडेड दीज मॉलिक्यूल्स फॉर मिसेल्स, है ना, इन मॉलिक्यूल्स को सराउंड करके क्या बना लेता है, मिसेल्स बना दे लेता है। तो मिसेल्स समझे, मिसेल्स क्या है, ऐसी ड्रॉपलेट्स हैं ग्लाइसराइड वगैरह। अब मिसेल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ये गट की एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम, इसके अंदर जाता है ये, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये जो मिसेल्स है फिर से इसके अंदर से जो ये मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सारे के सारे बाहर निकल के फिर से कंबाइंड होकर ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ में यहाँ क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के साथ मिलकर के ग्लिसराइड और प्रोटीन मिलकर के क्या बना लेते हैं, काइलोमाइक्रोन बना लेते हैं। ये बात याद रखना, ग्लिसराइड प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बना लेते हैं, काइलोमाइक्रोन, जिसे क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स भी बोलते हैं काइलोमाइक्रोन को। और काइलोमाइक्रोन जो है किस में चले जाते हैं, फिर लिम्फोइड कैपिलरीज जो होते हैं, लिम्फ यहाँ पर वेसल्स होते हैं जिन्हें लैक्टियल बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज, उसके अंदर चले जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाते हैं क्या, काइलोमाइक्रोन, समझे। तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर काइलोमाइक्रोन चले जाते हैं, समझे। काइलोमाइक्रोन क्या है, लिपोप्रोटीन। ये ऐसे होता है जैसे देखो ये लिम्फ है और इसके जैसे देखो लिम्फ है, ऐसे बता देता हूँ जल्दी से, जैसे लिम्फ वेसल्स है इंटेस्टाइन के अंदर, और इसके साइड में क्या है, जैसे ये जो है ये रेड रेड दिख रही है, इनके साइड में क्या है, ये क्या ब्लड कैपिलरीज, और ये लिम्फ है। तो लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाता है क्या, काइलोमाइक्रोन वगैरह।
है ना, समझे। तो अब ये बात याद रखना कि काइलोमाइक्रोन जो है लिपोप्रोटीन पार्टिकल है वो किस में जाता है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाता है, जिसे लैक्टियल बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आपको फैट का डाइजेशन भी समझ में आ गया। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो क्या है, बी एंड सी क्या है, वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी सारी की सारी फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन हुई या फिर फूड हुआ वाटर सॉल्युबल, वो एब्जॉर्ब किस में होगा, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और जो फैट सॉल्युबल फूड होगा या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन होगा ए डी ई के, ये किस में एब्जॉर्ब होंगे, लिम्फ कैपिलरीज में, जिसे लैक्टियल बोलते हैं। ये बात याद रखना। अब देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन और फूड देख लेते हैं। हमने प्रोटीन, स्टार्च, फैट सबका डाइजेशन देख लिया, विटामिन भी देख लिया हमने, अभी देखेंगे विटामिन एक पेज के अंदर दिखा, एक स्लाइड के अंदर ही है ना। एब्जॉर्प्शन और फूड क्या है, ओरल कैविटी है, उसके अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एल्कोहल का, सम ड्रग्स का, जैसे एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये हमारे माउथ के अंदर ही क्या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टोमक के अंदर क्या है, एल्कोहल भी एब्जॉर्ब होता है, सम ड्रग्स होते हैं जैसे एस्पिरिन, डिस्पिरिन, यहाँ पर भी एब्जॉर्ब होते हैं। स्टोमक के अंदर वाटर होता है, फ्री ग्लूकोज होता है, फ्रीली ग्लूकोज, जैसे हम गर्मियों में क्या है ग्लूकॉन डी पीते हैं तो डायरेक्ट ग्लूकोज पीते हैं, या फिर गन्ना का रस पीते हैं तो डायरेक्ट वह क्या एब्जॉर्ब हो जाता है अगर फ्री ग्लूकोज है ना। सम आयंस जैसे सोडियम, आयरन, है ना, ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टोमक के अंदर, है ना। एफी, है ना, फेरस जो है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है, जेजुनम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जेजुनम। इलियम के अंदर विटामिन B12 और बाइल साल्ट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो एब्जॉर्बेबल जो फूड है ना, बिल्कुल। तो जैसे गट एपिथेलियम है, जैसे सोडियम जो आयन है वो यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, उसकी हेल्प से यहाँ सोडियम आयन अंदर जाते हैं। प्री एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद एटीपी, तो यहाँ एटीपी की हेल्प से सोडियम अंदर जाता है ना। गैलेक्टोज जो है एमिनो एसिड प्लस ग्लूकोज मिला करके, ये भी क्या है, गैलेक्टोज जो है अमीनो एसिड प्लस ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इन सोडियम को ट्रांसपोर्ट, सोडियम के साथ जाते हैं गैलेक्टोज, ये भी क्या एक्टिव होता है, यानी एटीपी की हेल्प होती है ना। फ्रक्टोज जो है अमीनो एसिड प्लस ग्लूकोज, ये क्या है, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन लगा होता है, ये क्या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है विदाउट एटीपी। बस एक प्रकार की प्रोटीन है जो फ्रक्टोज को इधर से उधर ले जाती है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को। लिपिड जो है, लिपिड किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। लिपिड का जो है ट्रांसपोर्ट किस में होता है, इसके अंदर ही होता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। और आगे जो है लिपिड जो है कैसे कहाँ पर मूव करता है आगे, यहाँ से डिफ्यूजन के बाद लैक्टियल के अंदर जाता है ना। वाटर क्या है, ओस्मोसिस के थ्रू, है ना। आयंस जो है, जैसे पॉजिटिव आयन है सोडियम और कैल्शियम आयन है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एटीपी की हेल्प होती है। और नेगेटिव आयन जैसे कार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो जाते हैं। तो ये तो जनरल सी बात है ना। अब आते हैं हम लास्ट हमारा विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना, जैसे जो डिजॉल्व इन फैट, फैट में घुल जाते हैं, एडीई के अभी देख लिया था। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। कोर फंक्शन क्या है रेटिनॉल का, विजन है ना, स्पेशली नाइट विजन में रेटिनॉल जो है हेल्प करता है ना। विटामिन ए हेल्दी स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यू ग्रोथ एंड इम्यूनिटी में भी विटामिन ए हेल्प करता है। की सोर्स क्या है विटामिन ए का, कैरेट है, स्पिनाच है, मैंगो है, मिल्क है, बटर है, एग है, योक है, फिश लिवर है, और क्या है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस ईजिली जो है पुअर लोगों को उपलब्ध नहीं होता था ये चीज़ें, तो इसलिए क्या है गोल्डन राइस मॉडिफाइड किया गया था, इसके अंदर विटामिन ए है, ठीक है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है रेटिनॉल की, तो क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में नहीं दिखते हैं, है ना। जीरोप्थैल्मिया हो जाते हैं, यानी ड्राई आइज हो जाती है, जीरोप्थैल्मिया हो जाते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन डी। स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ के लिए हेल्पफुल है विटामिन डी। सनलाइट के अंदर क्या, फिश, एग, योक और मिल्क बटर की क्या है विटामिन डी के सोर्स हैं, है ना। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है इन चिल्ड्रन के अंदर, है ना, या ओस्टियोमेलेसिया हो जाता है इन एडल्ट के अंदर। तो रिकेट्स एंड ओस्टियोमेलेसिया याद रखना, है ना। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरोल बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है ना, ऑक्सीडेशन से बचाता है सेल को, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी मेंटेन करता है। तो विटामिन ई का एक कैप्सूल अगर डेली ले लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा रहता है, ये एजिंग नहीं होने देता, है ना, स्किन के लिए अच्छा है। वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं उनके अंदर विटामिन ई होता है खूब, नट्स जो हैं सीड्स हैं उनके अंदर विटामिन ई है। तो आप रोज़ नट्स खा रहे हैं तो विटामिन ई लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि रोज़ाना 5 बादाम खा रहे हैं तो इनफ है, ठीक है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो भी ठीक है। मसल्स वीकनेस
नर्वस डिसऑर्डर होता है विटामिन ई से, ठीक है। विटामिन के क्या है, फाइलोक्विनोन, विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। और कहाँ पर सिंथेसिस होता है, ये ब्लैंड सैक के अंदर, है ना। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना ब्लैंड सैक के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, सीकम के नीचे, वहाँ पर क्या है ब्लड क्लॉटिंग, वहाँ पर क्या है सिम्बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है विटामिन के बनाते हैं, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फंक्शन करता है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कबेज, स्पिनाच, प्रोड्यूसिंग बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, हेमरेज होता है ना, यानी क्लॉटिंग नहीं होती, थोड़ा सा भी कट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है ना। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी है, बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन क्या वाटर सोल्यूबल है। अब देखो ये बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम है B12 तक, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B4 पेंटोथेनिक एसिड, है ना, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, है ना, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबाल्विन या फिर साइनोकोबाल्विन, है ना। अब देखते हैं, और सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड। फंक्शन देखते हैं विटामिन B1 यानी कि थायमिन का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करता है। नर्वस सिस्टम का फंक्शन करता है। सोर्स क्या है, होल ग्रेन, जितने भी ग्रेन्स हैं, पल्स हैं, नट्स हैं, उनके अंदर विटामिन B1 है ना। इसकी विटामिन B1 की कमी से हमें मेन तो ये रोग याद रखने हैं, डिफिशियंसी वेरी वेरी होता है B1 की कमी से। B2 राइबोफ्लेविन है, एनर्जी प्रोडक्शन, हेल्दी स्किन एंड आइज के लिए राइबोफ्लेविन है। मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर राइबोफ्लेविन मिलता है। क्रैक्स इन लिप्स और स्किन डिसऑर्डर, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जो लिप्स होते हैं, लिप्स में छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं ना, फटे फटे हो जाते हैं, फटते नहीं मतलब उनसे ब्लड भी आने लग जाता है ना, ठीक है। नियासिन जो है विटामिन B3 है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम में नियासिन है ना। मीट, फिश और ग्राउंड नट्स में मिलता है। पेलेग्रा हो जाता है अगर विटामिन B3 की कमी हो जाती है, जैसे डर्मेटाइटिस या डायरिया और डिमेंशिया, है ना, ये इसके सिम्टम्स है पेलेग्रा, ठीक है। विटामिन B5 जो है वह क्या, पेंटोथेनिक एसिड, है ना, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, हार्मोन प्रोडक्शन करवाता है विटामिन B5। मीट, होल ग्रेन्स, एग, है ना, ये सारे जो ग्रेन्स हैं जैसे गेहूँ, बाजरा, है ना, मक्का, इन सब में मिलता है, एग्स में मिलता है, मीट में तो मैक्सिमम सारे, मतलब मिल्क में भी मिलते हैं, है ना। फैटिगू एंड नमनेस रेयर, है ना, रेयरली नमनेस होता है, थकान हो जाती है इसकी कमी से, है ना। B6 क्या है, पायरोडॉक्सिन क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में B6 हेल्प करता है। पायरोडॉक्सिन बनाना, फिश, होल ग्रेन्स में एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, B6 की कमी से, क्योंकि ये खुद हीमोग्लोबिन बना रहा है B6, तो इसकी कमी से तो एनीमिया होगा, स्किन प्रॉब्लम तो होगी। बायोटिन आपने नाम सुना होगा काफ़ी सारा, हेयर लॉस वगैरह में यूज लिया जाता है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एग योक, नट, लिवर में प्रेजेंट होता है। हेयर लॉस एंड स्किन रैश में हेल्पफुल है बायोटिन, इसकी कमी हो जाती है तो हेयर लॉस होने लगता है बायोटिन की कमी के कारण। फॉलिक एसिड जो है DNA सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ RBC का फॉर्मेशन करने के लिए, तो ठीक है। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट में फॉलिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये RBC का प्रोडक्शन बढ़ाता है ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, है ना। और विटामिन B12 हमने पढ़ा था ये, है ना, RBC फॉर्मेशन इमेच्योर से मैच्योर करता है, नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करता है। मीट, फिश और मिल्क में है। और परनीसियस एनीमिया होता है, या फिर मैक्रोसिस्टिक एनीमिया भी बोल सकते हैं ना, या फिर साइनोकोबाल्विन डिफिशियंसी भी बोल सकते हैं इसको। लास्ट विटामिन हमारा विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, कोलेजन फॉर्मेशन करता है ना। बाउंड, हीलिंग एंड इम्यूनिटी में हेल्प करता है। सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, गवावा, टोमेटो, इनके अंदर मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग हो जाता है ना, ब्लीडिंग हो जाती है, गम में मसूड़े जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। बी कम्युनिटी हो जाती है स्कर्वी विटामिन C से, है ना। विटामिन B1 वेरी विटामिन B2 लिप्स में क्रैक, विटामिन B3 नियासिन, पेलेग्रा, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, फैटिग यानी कि थकान हो जाती है ना। पायरोडॉक्सिन एनीमिया, बायोटिन हेयर लॉस, फॉलिक एसिड मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है फॉलिक एसिड की कमी से। B9 है ना। B12 क्या है, परनीसियस एनीमिया। C जो है विटामिन C जो है स्कर्वी हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं किया है, बिल्कुल लैब असिस्टेंट के हिसाब से पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक यू। अब और हम आगे जो है अब केवल 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उनको भी करवा देते हैं, फिर बायोलॉजी से हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है।
थैंक यू।